हाँ जी, नमस्कार। सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और इससे पहले अपने अपनी जो एक क्लास करी थी वो थी आईटी एक्ट 2000। और उसमें अपन ने जो भी कॉन्सेप्ट थे उनके वो सारे देख लिए थे। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। और इसी क्रम में आज अपन साइबर क्राइम पढ़ेंगे। और जगह अगर अपन स्टार्टिंग से देखें तो अपन ने जो एक्ट है वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस हो चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमन हो चुका है, इसके अलावा अपना मेंटेनेंस एक्ट हो चुका है, और इसके साथ ही अपना चाइल्ड लेबर वाला वो भी अपन ने पढ़ लिया है। और उसके अलावा और कौन सा अपना एक्ट हो चुका है, इसके अलावा अपना एक आरटीआई एक्ट था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ ही अपना आईटी एक्ट भी अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और आज अपन साइबर क्राइम स्टार्ट करेंगे। लेकिन साइबर क्राइम स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन जो अपना लास्ट वाला जो एक्ट था उसको एक बार थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और उसमें जो एक इशू आया था वो ये आया था कि जो उसमें जो नोट्स बने हुए थे उसमें बहुत सारे टर्म्स थे वो इंग्लिश में ही ज़्यादा थे, उसमें हिंदी थोड़ा सा कम लिखा हुआ था। एक तो देखो समस्या क्या है कि जो आईटी एक्ट है ना उसमें सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो उनका हिंदी याद करना भी बहुत मुश्किल है। और उसको लिखा हुआ भी थोड़ा सा इस तरीके के है कि कभी अपन उन सब जो शब्द है उनसे फेमिलियर नहीं है। तो एक थोड़ी मजबूरी भी थी इंग्लिश के वर्ड्स थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि आईटी एक्ट में वो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जो चीज़ें थी वो सब थी। इसके अलावा जो भी साइबर क्राइम्स उसमें अपन ने जो चैप्टर 11 में डिस्कस कर रहे थे वो सारे क्राइम्स वगैरह थे। इसके साथ ही कुछ अपने कॉन्सेप्ट जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक साइन और जो डिजिटल साइन वगैरह ये भी डिस्कस किए थे। इसके साथ ही अपने एक एसीएस डिस्कस किया था, जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम वगैरह। तो इसके साथ एक जो की पेयर वगैरह वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया था। उसमें क्या है, इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा लिखे हुए थे, तो उसको फिर बाद में मैंने हिंदी में भी लिख दिया था। और साथ के साथ अपन दोनों काम कर लेंगे, एक तो अपन वो जो वर्ड्स थे जो इंग्लिश में थे वो हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, और इसके साथ ही अपन ने उसका एक बार थोड़ा सा फटाफट रिवाइज भी कर लेते हैं। तो साइबर क्राइम पढ़ने से पहले एक बार अपन आईटी एक्ट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फिर साइबर क्राइम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें भी अपने कुछ कुछ साइबर क्राइम वहाँ पढ़ लिए थे, तो वो भी अपने यहाँ पे थोड़ा सा यूज हो जाएंगे और इसे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक बार अपन उस आईटी एक्ट को दोबारा से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन साइबर क्राइम स्टार्ट करेंगे। साइबर क्राइम के साथ साथ अपन साइबर क्राइम की डेफिनेशन से लेके जो वेरियस टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स है उनको डिस्कस करते करते अपन प्रिवेंटिव मेजर्स है जो गवर्नमेंट अपने स्तर पे किस तरीके प्रिवेंटिव मेजर्स अपना रही है, अपन अपने स्तर पे किस तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो किस तरीके से कंप्लेन वगैरह इस तरीके कर सकता है, कहाँ क्या कोई पोर्टल है या फिर कोई हेल्पलाइन है, वो सब चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। एक बार अपन आईटी एक्ट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे साइबर क्राइम। जैसे कि ये वाला अपना साइबर क्राइम, सॉरी आईटी एक्ट पढ़ा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये एक मिनट, हाँ, ओके, एंड दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन ठीक रहेगा। हम्म। तो ये अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो साइबर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो इनेक्ट 9 जून 2000 को हुआ था, उसके बाद लागू 17 अक्टूबर 2000 को हुआ था। ये इतनी ज़्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन थी नहीं अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि साइबर जो अपना आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। उसके लिए अपन ने एक जो अम्ब्रेला टर्म देखी थी, लीगल रिकग्निशन, ये कानूनी मान्यता। मतलब बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जो लीगली रिकग्नाइज किया था, उसमें से एक तो ई कॉमर्स था। ई कॉमर्स के साथ साथ अपने ई ट्रांजेक्शन्स थे। और जो पहले क्या होता था कि जो पेपर बेस्ड सिस्टम चलता था, जो मैनुअल फाइलिंग वगैरह चलती थी, जो मैनुअल रिकॉर्ड्स थे, दस्तावेज थे, उन सबको इन्होंने क्या करा, उनको ई फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया और इनको भी लीगली रिकग्नाइज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अब जितनी ग्रेविटी एक पेपर बेस्ड जो डॉक्यूमेंट है वो रखता है, उतनी ही ग्रेविटी एक जो ई फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जब मैं ई बोलूँ तो आपको इलेक्ट्रॉनिक समझना है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स है वो उतनी ही ग्रेविटी, उतना ही जो ओरिजिनलिटी वो रखता है। ये वाली चीज़ है इसके अंदर। अब इसके साथ ही इस वाले एक्ट में जो कुछ साइबर क्राइम्स थे उनको भी डिफाइन कर दिया था, कुछ जो चैप्टर 11 अपन पढ़ रहे थे उसमें डिफाइन कर दिए थे। इसके साथ साथ उनका किस तरीके से पनिशमेंट मिलेगा, क्या फाइन होगा, वो भी चैप्टर 11 में डिस्कस कर लिया था अपन ने। और इसके साथ अपन ने एक चीज़ देखी थी, हैकिंग। हैकिंग की जो डेफिनेशन थी वो चैप्टर 9 में अपन ने डिटेल डिस्कस करी थी, और उसका जो सेक्शन था वो 43 था। ये इसके अपन ने कुछ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य देखे थे कि अगर जो ई फाइलिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर ले आएंगे अपन किसी दस्तावेज का, तो फिर उससे क्या क्या फ़ायदा होगा।
तो उसमें सबसे पहला जो फायदा है वो तो है पैसे की बचत होगी, क्योंकि पेपरलेस मेथड आ जाएगा। उसके साथ ही समय की बचत होगी, ई फाइलिंग मेथड। ये जो अपन ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई फाइल है किसी एक स्थान से दूसरी जगह अगर मैन्युअली जानी है, अगर उसको अपन एक सिंगल क्लिक से अगर किसी को सेंड कर दे और वापस वो इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल जो साइन होकर वापस आ जाए, तो उसमें कितने समय की बचत होगी, ये भी अपन डिस्कस किया था। इसके साथ ही पारदर्शिता आएगी कि कोई भी रिकॉर्ड होता है वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा अगर ई फाइलिंग सिस्टम है तो। इसके साथ ही ई रिकॉर्ड जो ई फाइलिंग वो ये जो ई दस्तावेज है, ई अभिलेख है, वो अब एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी यूज होने लग जाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन ने कुछ ये डेफिनेशंस देखी थी। डेफिनेशंस में अपन ने सबसे पहले देखा था कि एक्सेस किसको कहते हैं, उसके बाद संचार युक्ति, कम्युनिकेशन डिवाइसेज है उसको क्या कहते हैं। इसमें देखो संचार युक्ति मैंने लिख दिया था बाद में। इसके साथ ही जैसे एक्सेस है, अभिगम इसको कहते हैं। जो भी जहाँ पे भी इंग्लिश नहीं लिखा हुआ था वहाँ लिख दिया था। ये लॉजिकल फंक्शंस है, तर्क संगत है, और ये गणितीय, स्मृति वगैरह, ये सारे मैंने उसमें बाद में लिख दिए थे, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉपर टर्म्स वगैरह मिल जाए। अगर आंसर राइटिंग करनी हो तो प्रॉपर वर्ड्स उनको हिंदी के वो भी अपने को मिल जाएंगे वहाँ से। इसके बाद हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी। कंप्यूटर की से रिलेटेड ही कंप्यूटर जो सिस्टम था, कंप्यूटर नेटवर्क था, कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये पेपर ने डिस्कस कर लिए थे। डेफिनेशंस को दोबारा अपन रीड नहीं करेंगे, उस दिन अपन ने अच्छे से इनको पढ़ लिया था। डेटा की डेफिनेशन भी देख ली थी। कोई भी चीज़ होती है जो कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस होती है, वो कोई भी किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई नॉलेज हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन, यह हो गया कंप्लीट। इसके अलावा ये इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है डेटा। मध्यवर्ती, ये मध्यस्थ की का भी जो कॉन्सेप्ट था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ये एक ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट था, ये भी अपन ने बहुत अच्छे से करा था। वो एक बार थोड़ा थोड़ा फटाफट एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया था कि जो पहले मैन्युअली जो रिकॉर्ड्स थे वो अब ई रिकॉर्ड्स हो गए, और वो लीगल रिकॉग्निशन उनको मिल गया। इसके साथ ही जो पहले ई साइन जो डॉक्यूमेंट होते थे, जो पहले मैनुअल साइन रिकॉर्ड होते थे, वो अब ई साइन में भी मान्य होंगे। इसके साथ ही ई ऑडिट भी अपन ने देख लिया था, ई गजेट भी अपन ने देख लिया था। पहले जो हार्ड कॉपी या हार्ड फॉर्म में या फिर जो एक पेपर में गजेट जारी होता था, वो आजकल अगर साइट पर अगर ई फॉर्म में भी जारी होता है तो भी वो भी मान्य है। इसके साथ ही अपन ने देखा कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स थे जो आईटी एक्ट लागू होने के बाद में लोगों को या फिर जो कॉमन सिटीजन्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स की भी नियुक्ति करेगी, उनको नोटिफाई कर देगी, और वो अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कुछ चार्जेस वगैरह भी वसूल सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट ने प्रावधान कर दिया था। ये हो गया, ई गजेट हो गया, ई ऑडिट हो गया, ठीक है। ई पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी अपन देख लिया था। इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लीगली रिकग्नाइज है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर हो गया अपना। ई कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हो गया। पहले क्या होता था कि कोई भी संविदा होती थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो दोनों पार्टियां आमने सामने बैठती थी और टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड होती थी। अब क्या है, अगर कोई अगर मेल पे या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई संविदा करता है, तो वो भी अब लीगली रिकग्नाइज होगा। उसके बाद अपन एक कॉन्सेप्ट देखा था, वो ये था इलेक्ट्रॉनिक साइन क्या होता है और डिजिटल साइन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक साइन वो जो शेड्यूल 2 के अंदर जो चीज़ें दी हुई है, अगर उन ई रिकॉर्ड्स को अगर ऑथेंटिकेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक साइन होंगे। शेड्यूल 2 भी अपन ने उस लास्ट टाइम जो लास्ट स्लाइडिंग में वो अपन ने एक बार वहाँ से डिस्कस कर लिया था। और उसके अलावा शेड्यूल 2 के अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको अगर ई ऑथेंटिकेट या फिर ई रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करना है तो डिजिटल साइन होगा। ये हो गया। उसके बाद में अपन ने एक की पेयर का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, इसको कुंजी युग्म कहते हैं। ये मैंने जो इंग्लिश पहले लिखी हुई थी उसको हिंदी भी लिख दिया है, ठीक है। तो जो की पेयर है, जो कुंजी युग्म है, वो ACS से प्रोटेक्ट होता है। ये अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम था, ठीक है। इस की पेयर के अंदर पेयर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली दो चीज़ होगी कोई। इसके अंदर एक प्राइवेट की थी, एक पब्लिक की थी। प्राइवेट की वो होती है जो डिजिटल साइन है उसको क्रिएट करती है, सर्जित करती है, ठीक है। और इसके साथ ही जो पब्लिक की है, पब्लिक की उसको कहते हैं अपन जो प्राइवेट की ने जो डिजिटल साइन क्रिएट किया है उसको वेरीफाई करेगा। और ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारा इसलिए हो रहा है कि कोई भी चीज़ अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेंड कर रहे हैं, तो उसको वो सिक्योर बनी रहे, उसको कोई अन्य कोई जो इंसान होता है वो उसको रीड नहीं कर पाए। उसको एनक्रिप्शन भी अपन ने बोला था कि किसी चीज़ को एनक्रिप्ट करके भेजने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कोई चीज़ सेंड करी हुई है उसके बीच में कोई इंसान उसको नहीं पढ़ सके, ठीक है। कहने का मतलब वो प्राइवेसी बनी रहे। ये सारा इस अपन इसलिए कर रहे हैं। ये वाला हो गया था अपना। ACS अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम था वो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि एक PDF है, उसको अपन ने ABC से उसको एनक्रिप्ट किया है। फिर उसको अगर कोई ओपन करने वाला है, वो अगर कोई अदर कोड से अगर उसको डिक्रिप्ट कर रहा है, उसको ओपन कर रहा है, तो वो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है, ठीक है। ये भी अपन ने देख लिया था।
इसमें ACS जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, इसमें वही दो चीज़ें थी, प्राइवेट की था और एक पब्लिक की था। प्राइवेट की वही है क्रिएटिंग डिजिटल साइन, और जो पब्लिक की है वो जो वेरीफाइंग डिजिटल साइन। नेक्स्ट, इसके अलावा सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होगी? सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो होगी जो किसी को इलेक्ट्रॉनिक साइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है। और इसमें जो सब्सक्राइबर उपयोगकर्ता कौन होगा? जो एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक साइन को यूज़ कर रहा है, दूसरा डिजिटल साइन को यूज़ कर रहा है। और जो तीसरी चीज़ ये है कि जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक साइन सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू होता है वो उपयोगकर्ता होता है, और उसको सब्सक्राइबर अपन कहते हैं। ये वाला हो गया था। ऑथेंटिकेशन, देखो ई रिकॉर्ड का जो ऑथेंटिकेशन है उसको ऑथेंटिकेट किन किन तरीकों से अपन कर सकते हैं। तो अपन ने सबसे पहला देखा था कि या तो उस पर कोई डिजिटल साइन या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक साइन वो अफिक्स कर दो, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी ई रिकॉर्ड को, ई दस्तावेज को, ई डॉक्यूमेंट को, उसको या तो क्या करो, या तो इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर दो या फिर उसको डिजिटली साइन कर दो, तो दोनों तरीके से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। और एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था वो ये था, ये जो या तो ACS और या फिर हैश। ACS तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम था, इसके साथ हैश को देखो हिंदी में, ये देखो ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, ये ना तो लिखने में आएगा ना कुछ और, अपन हैश को ज़्यादा से ज़्यादा देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, चल जाएगा। ठीक है, हैश वाला कॉन्सेप्ट भी अपन ने देखा था कि कोई इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसकी हैश वैल्यू निकालनी है अपन, तो नॉर्मली गूगल पे जाओ और वहाँ पे अगर अपन यूँ टाइप करते हैं कैलकुलेटिंग हैश वैल्यू, तो वो अपलोड करवाता है उस पर्टिकुलर, चाहे तो वो इमेज हो, चाहे तो वो वीडियो हो, चाहे तो वो कोई सॉन्ग हो, उसको अपलोड करवाने के बाद में उसके एक हैश वैल्यू, एक यूनिक हैश वैल्यू वो निकाल के दे देता है अपने को। वो अपन क्या करते हैं कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से अगर अपने को कोई जो वीडियो है या कोई फोटो है, कोई दस्तावेज है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो अगर अपने को कोर्ट के समक्ष रखना है, तो कोर्ट उस टाइम भी, जब ट्रायल के दौरान भी उस हैश वैल्यू को चेक करेगा और वो इंश्योर करेगा कि जिस टाइम ये वाला जो सबूत था, ये वाला एविडेंस था, जब सील हुआ था, तो क्या इसकी हैश वैल्यू यही थी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये अपने कॉन्सेप्ट उस दिन डिस्कस किया था, आज फिर से अपन ने एक बार थोड़ा सा देख लिया इसको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपन ने ये देखा था कि कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है, अपन बहुत ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक साइन होगा, कोई डिजिटल साइन होगा, कहीं अफिक्स करेंगे, इनको कोई रेगुलेट भी कर रहा है क्या? तो अपन ये वाला डिस्कस किया था कि सबसे नीचे नीचे तो क्या होगा, सबसे नीचे नीचे तो होगा उपयोगकर्ता होगा, सब्सक्राइबर होगा, जो ई साइन और डी साइन को यूज कर रहा है और जिसके नाम से ई साइन सर्टिफिकेट या डी साइन सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है। उसके ऊपर लाइसेंस प्रदाता होगा जो इसको ई साइन डी साइन का लाइसेंस दे रहा है। इसके ऊपर सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी जो इसको मॉनिटरिंग कर रही है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर कंट्रोलर होगा, कंट्रोल क्या कर रहे हैं, इनका सुपरविजन कर रहा है। और कंट्रोलर कौन होता है? कंट्रोलर वो लोग होते हैं, वो अधिकारी होते हैं जिनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नोटिफाई कर देती है कि आज से आप कंट्रोलर हो। और इसके साथ इनके हेल्प के लिए डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर भी हो सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सोर्स कोड, ये डेफिनेशन अपन ने देख ली थी। ये जो प्राइवेट एरिया है ये अपने 2024 RS में आया हुआ था, ये भी अपन ने देख लिया था कि कोई नेक्ड है, अंडरगारमेंट, क्लैड जेनिटल, फीमेल ब्रेस्ट, इन सब को प्राइवेट एरिया कहते हैं। और अगर इनका कोई चोरी छुप के अगर कोई फोटो कैप्चर करता है, पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है, उसकी सजा भी अपन ने वहाँ पे जो चैप्टर 11 था उसमें उसका फाइन और इम्प्रीजनमेंट दोनों अपन ने डिस्कस कर लिया था, देख लिया था। साइबर टेररिज्म, ये भी अपन ने इसकी 3 चीज़ें डिस्कस करी थी, ये अपना साइबर क्राइम में भी वापस आ जाएगा, वहाँ पे भी एक बार फिर से अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये चैप्टर 11 में अपने हैकिंग की डेफिनेशन देखी थी। ये हैकिंग की डेफिनेशन देखी थी। यहाँ पे हैकिंग में क्या है, कोई भी जैसे कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर सिस्टम, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए विदाउट परमिशन, बिना जो ऑथराइज यूजर है उसके बिना परमिशन के उसमें एंट्री करना, उसको बोलते हैं अनऑथराइज एक्सेस, मतलब कहने का मतलब अनाधिकृत पहुंच बनाना, वो हैकिंग होता है। अच्छा, हैकिंग किस किस पर्पज के लिए हो सकती है? देखो, साइबर फ्रॉड मेनली घूम फिर के पैसों के पर्पज से, फ्रॉड जो होता है ना, वो एक तरीके से इस तरीके से होता है कि या तो वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के या सोसाइटी के। ये जो चीज़ें हैं वो सारी इन्हीं के अगेंस्ट होती है, जो अपन देखते हैं जो साइबर क्राइम्स वगैरह। अब इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगी तो क्या होगा, कोई फ्रॉड करना चाह रहा होगा, कोई पैसे वैसे निकालना चाह रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, तो हो सकता है वो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को चैलेंज करना चाह रहा है। या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट है तो हो सकता है कि वो लोगों को डराना, धमकाना, भयकारित करना चाह रहा होगा। और एक जो चीज़ वो है वो अपन देख रहे थे, वो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। अगेंस्ट द प्रॉपर्टी का मतलब किसी कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस डाल देना और उससे वहाँ से चीज़ें चुरा लेना। इसके साथ ही अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, अगर उनकी भी कोई चोरी करता है ऑनलाइन, तो वो भी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी साइबर क्राइम होता है।
तो हैकिंग सारी भी उसी पर्पज के लिए होती है जो अभी अपन ने डिस्कस किया, अगेंस्ट जो इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, और एक लास्ट अपन ने डिस्कस किया था वो था सोसाइटी, अगेंस्ट द सोसाइटी। तो हैकिंग का जो मेन जो पर्पज है वो यही होता है। होता क्या क्या हैकिंग में? हैकिंग में ये होता है कि किसी कंप्यूटर में अनऑथोराइज एक्सेस बनाना, और उसके बाद में उसकी कुछ फाइल्स हैं उसको फाइल को डिलीट कर देना या अल्टर कर देना, या फिर या फिर कॉपी कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, या फिर जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उनको डैमेज कर देना, जैसे कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उनको डैमेज कर देना, कोई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर देना। इसके साथ ही ये लास्ट वाला जो कोई कंप्यूटर है उसका सोर्स कोड है उसको चेंज कर देना, ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन से, बैड इंटेंशन से। वायरस की डेफिनेशन भी अपन ने देख ली थी, एक बार अपन फिर से डिस्कस कर लेंगे जब साइबर क्राइम पढ़ेंगे। तो वायरस एक तरीके के कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको बिना परमिशन के किसी कंप्यूटर के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, और फिर वही सारी चीज़ें वो वायरस, जैसे किसी कॉपी है, कोई वहाँ का कोई फाइल है, उसको अल्टर कर देना, डिलीट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, अपने अकॉर्डिंग अपने पर्पज फुलफिल करने के पर्पज से किसी भी तरीके का कोई भी अल्ट्रेशन है, या फिर कोई सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ कर देना, या फिर जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है उसको स्लो डाउन कर देना, ये सारे वायरस के काम है। और वायरस का एक जो गुण अपन ने देखा था, ये सेल्फ रेप्लिकेशन वाला भी इसमें गुण होता है कि अपने आप की खुद की भी प्रति बना लेता है, और अपने हिसाब से ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर जो डेटा है उसको तो मॉडिफाई करता ही करता है, ये खुद को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और एक जो अपन ने वायरस के बारे में एक चीज़ देखी थी वो थी, ये किसी भी फाइल के साथ अटैच होता है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला जाता है। ये फिर अपन ने ऑफेंसेस देखे थे, उसमें सबसे पहले पहले अपना टेम्परिंग देखा था, छेड़छाड़ कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ। ये फिर हैकिंग वाला अपन ने ये वाला भी डिस्कस कर लिया था कि कंप्यूटर संबंधी अपराध है, ये वाली जो डेफिनेशन है वो 43 अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी हैकिंग। उसके अलावा ये डिलीट कर दिया गया है। रिसीव स्टोरिंग, ये भी देखा था कि चोरी का कंप्यूटर खरीदना भी अपने आप में अपराध है, आईपीसी और बीएनएस में भी इसके अपराध के बारे में लिखा हुआ है। आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान चोरी, किसी के पासवर्ड आईडी का प्रयोग करना बेईमानी पूर्वक। इसके अलावा चीटिंग बाय पर्सोनेशन, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी है कि कोई ए पर्सन है वो बी बनकर जो ए के जो ट्रस्टी लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है और फिर उन्हीं के साथ चीटिंग कर रहा है। तो ये था प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी, चीटिंग बाई पर्सोनेशन, ठीक है। इसमें 3 साल और 1 लाख रुपए का फाइन, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ ये अपनी है। और यहाँ से जो अपन ने 2024 में क्वेश्चन आया था, वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, एकांतता का अतिक्रमण, यहाँ ये था कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्राइवेट एरिया से प्राइवेट पिक्चर्स कोई कैप्चर करता है, कोई पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है, 3 साल की सजा उसको। प्राइवेट एरिया क्या था वो अपन ने लिख लिया था, इसको हिंदी में लिखा हुआ था एकांत भाग, एकांत क्षेत्र। ये साइबर क्राइम, इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट है, जितने भी अपने साइबर क्राइम में उनमें सबसे ज़्यादा जो सजा का प्रावधान है वो साइबर आतंकवाद में ही है, जो लाइफ टाइम है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसको आजीवन कारावास भी कहते हैं अपन। असली इसमें अपन ने 2 चीज़ें अलग अलग देखी थी, एक ऑब्स्सीन मटेरियल था और एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट मटेरियल था। इसमें जो डिफरेंस था वो भी अपन ने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लिया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सजा इनकी 3 से 5 और 5 से 7 थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपने साइबर क्राइम में भी आएगा, और यहाँ पे भी अपन डिस्कस कर लिया था, किसी बालक जिसकी एज 18 साल से कम है उसको इंक्लूड करते हुए किसी भी प्रकार का कोई पोर्न कंटेंट बनाना, जिसमें बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, अंगों, उनका प्रदर्शन हो, उसको इस तरीके करने के लिए धमकाया गया हो, ये सारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आते हैं, और 5 से 7 साल इसकी सजा थी। मध्यस्थों द्वारा जो इन्फॉर्मेशन उसका प्रिजर्वेशन और रिटेंशन, ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर अपन किसी को कोई सर्विस से मतलब सर्विस प्राप्त करने के लिए, कोई सेवा प्राप्ति के लिए अगर अपन किसी को कोई डॉक्यूमेंट देते, सपोज करो कोई सिम लेना है या कोई जन आधार बनाना है, अगर वो उस जो दस्तावेज है, उन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व करता है लंबे समय के लिए, और जो डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक उनका बाद में कभी किसी साइबर क्राइम में यूज़ करता है, तो उसके लिए 25 लाख रुपए का फाइन और जुर्माना इसका प्रावधान है। ये अपन ने देखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हाँ, ये वाला अपन ने एक बहुत अच्छा सा एक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, ऐसा भारतीय सरकार को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर देगी, एकता, अखंडता, संप्रभुता, इंटीग्रिटी, यूनिटी या फिर सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशंस को जो प्रभावित कर सकती है, या फिर कोई साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन किसी भी कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस में होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस तरीके का अधिकार है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है और डिक्रिप्शन उसका कर सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। इसके साथ ही एक अधिकार अपन ने और देखा था कि कोई अगर इंफॉर्मेशन है,
कोई इन्फॉर्मेशन राष्ट्र हित में है जो बाहर नहीं आनी चाहिए, राष्ट्र हित में नहीं है जो बाहर नहीं आनी चाहिए, या फिर इसको दूसरे तरीके से यूं कह सकते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन का बाहर नहीं आना ही राष्ट्र हित है, तो उस इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे कहने का मतलब ब्लॉक कर सकती है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए। हो सकता है वो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज हो जाए, या फिर कोई इस तरीके का कोई क्रिमिनल है जो उसको मान लो गवर्नमेंट ने डिटेन किया, यूं लग रहा है कि अगर ये पता चलेगा कि उसको हमने डिटेन किया है तो एक तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, लोग आंदोलन कर देंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है उनको भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ब्लॉक कर सकती है। ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो राष्ट्रहित में हो रही है, इसमें राष्ट्रहित होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया का जो सिस्टम है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो चैलेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट देखा था कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रही है या जो अदर एस्पेक्ट्स देखे थे उनसे रिलेटेड है, तो उनको वो डिसाइफर भी कर सकती है, और अपन ने देखा था मॉनिटर भी कर सकती है। और यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट था 69A, इसमें अपन ने ये देखा था कि राज्य हित में ऐसी कोई सूचना जो पब्लिक या सार्वजनिक के होने से उसका जो दुष्परिणाम हो सकता है, या फिर जो भारत जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो उनको ब्लॉक कर देगी। ये कुछ प्रोटेक्टेड जो संरक्षित प्रणाली या प्रोटेक्टेड सिस्टम्स थे, इस तरीके के प्रोटेक्टेड सिस्टम जो किसी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर जो अपनी सिक्योरिटी रक्षा से डिफेंस से रिलेटेड हो, तो उनको प्रोटेक्टेड सिस्टम घोषित कर देगी जो इंडियन भारतीय सरकार है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर उनमें अगर कोई सेंधमारी करता है तो साइबर आतंकवाद के श्रेणी में आता है। अनऑथोराइज एक्सेस अपन ने देख लिया था। इसके लिए एक नेशनल नोडल एजेंसी भी अपने बनाई हुई है जो एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये अपन ने थोड़ा सा देख लिया था। सर्ट ये अपन ने ये भी और डिस्कस कर लेंगे, जो अपने साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको सर्ट भी कहते हैं, इसको भी फॉर्म किया गया है। प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी ये देख लिया था। बाहर, हाँ, ये एक अपन ने कॉन्सेप्ट अच्छा डिस्कस किया था कि जो भारत के बाहर कोई अपराध हो रहा है, जो साइबर अपराध हो रहा है, या तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति यहाँ साइबर अपराध किया और विदेश भाग गया, क्या उस पर ये आईटी एक्ट लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। इसके अलावा अगर कोई बाहर बैठा है और वो यहाँ इंडिया में कोई साइबर क्राइम कर दिया, तो क्या उस पर साइबर क्राइम लागू होगा? उस पर भी साइबर क्राइम लागू होगा। ठीक है, और एक यहाँ एक जो लाइन लिखी हुई थी, टर्म लिखी हुई थी, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर नेशनलिटी, कहने का मतलब उसकी कोई भी नागरिकता हो, किसी भी प्रकार की हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर नेशनलिटी, उसके साथ ये वाला एक है अपना उस पर लागू होगा। अन्य एक्ट में जो दंड प्रावधान है ये अपन देख लिया था, ये अलग से लगेंगे। अपराध इसमें बेलेबल, नॉन बेलेबल और ये कॉग्निजेबल, ये लास्ट में डेफिनेशन देख ली थी। और पावर टू इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या है, जो पुलिस का जो इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी होता है, उससे नीचे का जो अधिकारी होता है, उससे कम रैंक का अधिकारी जो एंटाइटल्ड नहीं है कि आईटी एक्ट का कोई अपराध हो उसका इन्वेस्टिगेशन करे। इंस्पेक्टर या अबव रैंक का कोई अधिकारी हुआ, वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये अपना जो एक बार वापस रिवाइज हो गया अपना आईटी एक्ट, और होपफुली आपको ये समझ भी आया होगा। पहले भी समझ में आ गया था, आज अपन फिर से रिवाइज कर लिया। अब अपन चलते हैं साइबर क्राइम पे, कि साइबर क्राइम क्या होता है और उसके कैसे कैसे टाइप्स है। ये जितने साइबर क्राइम अपन ने जो इसमें जो चैप्टर 11 में देखे थे, उसके अलावा कोई क्या साइबर क्राइम्स हैं वो भी अपन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। साइबर क्राइम, चलो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो देखो, साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम के लिए क्या करता है, जो साइबर क्रिमिनल होता है एक, ठीक है, एक साइबर जो क्रिमिनल होता है, इसको बेसिक से समझते हैं अपन। साइबर क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल क्या होता है, वो एक तो इंटरनेट, और एक होता है अपना कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नेटवर्क। इनको क्या करता है, एज ए टूल यूज करता है, एज ए इनको एज ए टूल यूज करता है। कैसे करता है, सपोज करो किसी क्रिमिनल, किसी हैकर को, किसी साइबर क्रिमिनल को कोई साइबर क्राइम करना है, तो सबसे पहले तो वो क्या, इंटरनेट से जुड़ेगा। उसके अलावा वो क्या करेगा, कुछ उसके पास डिवाइसेज भी होगी जिससे वो लोगों के साथ कनेक्ट करेगा। तो इन दोनों चीज़ों का वो एज ए टूल यूज करता है। इन दोनों चीज़ों का वो एज ए टूल यूज करता है, क्या करने के लिए, साइबर क्राइम कमिट करने के लिए। इतनी सी चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, फिर से समझते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। ये डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई, उसके बाद में जितने भी साइबर क्राइम है उनको एक एक लाइन में जो डेफिनेशन है वो अपने को याद हो जाएगी। लेकिन साइबर क्राइम होता क्या है ये तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। आज तक अपन यही देखा है कि किसी ने किसी को फ़ोन किया, उससे कुछ जानकारी ले ली और वो फिर उसका मिसयूज हो गया, वो साइबर क्राइम। हाँ ठीक है, होता है, लेकिन इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन अपन यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
अपन ने क्या डिस्कस किया कि जो साइबर क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल इंटरनेट और कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को एज ए टूल यूज करता है, क्या करने के लिए? साइबर क्राइम कमिट करने के लिए। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, साइबर क्राइम होते कैसे हैं? साइबर क्राइम क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि साइबर क्राइम होते हुए दिखते थोड़ी है, ये साइबर स्पेस में होते हैं। ये क्या होते हैं? साइबर स्पेस, या फिर उसको अपन दूसरी चीज क्या कह सकते हैं? वर्चुअल स्पेस। वर्चुअल स्पेस। ये साइबर क्राइम क्या होते हैं? साइबर जो स्पेस और वर्चुअल स्पेस में कमिट होते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। इसके अलावा इनका मीडियम क्या होता है? इनका मीडियम होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो साइबर क्रिमिनल है, जो इन दोनों चीजों को यूज कर रहे हैं एज ए टूल, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कर रहे हैं, और साइबर स्पेस और वर्चुअल स्पेस में वो साइबर कमिट कर रहे हैं। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य देखो, घूम फिर के वही होता है, आर्थिक। कोई भी साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम करता है, उसका उद्देश्य मेनली अगर अपन देखें तो वो ये होता है, या तो वो किसी आर्थिक हानि का डर दिखाएगा। क्या करेगा? आर्थिक हानि, मतलब इकोनॉमिक लॉस का डर दिखाएगा कि आपको इस तरीके का लॉस हो जाएगा अगर आपने आज केवाईसी नहीं करवाई या फिर बैंक में नंबर नहीं जुड़वाए। तो आर्थिक हानि का क्या दिखाएगा? भय। इकोनॉमिक लॉस का भय दिखाएगा। दूसरा क्या करेगा? कोई आर्थिक लाभ का लालच देगा। आर्थिक लाभ का लालच देगा, मेल करेगा, कॉल करेगा। ठीक है, आर्थिक लाभ का किस तरीके से? कि आप ये लोन ले लो, आपको इतने % में हम आपको वो इतने कम इंटरेस्ट रेट में दे देंगे, ये दे देंगे, इसके बाद में भी आपको इस तरीके की और फैसिलिटीज प्रोवाइड। ये एक आर्थिक लाभ का लालच। तो दो चीजें, उद्देश्य क्या है? मेनली क्या है? आर्थिक हानि का भय, आर्थिक लाभ का लालच। और अगर कोई अगेंस्ट द स्टेट हो रहा है या अगेंस्ट द नेशन हो रहा है, तो उसमें क्या करेगा? उसमें उसका जो मकसद होगा वो होगा देश की रेपुटेशन खराब करना, देश की प्रतिष्ठा धूमिल करना। एक बार इनको देखते हैं। इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक गेन या प्रॉफिट, और ये हो गया अपना रेपुटेशन। और ये वाला जो आता है वो आता है साइबर टेररिज्म में। टेररिज्म, ये चीज समझ में आएगी नहीं? फिर से देखते हैं एक बार इसको। देखो, जो साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, इंटरनेट और जो जो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को एज ए टूल यूज करते हैं, क्या करने के लिए? साइबर क्राइम कमिट करने के लिए। कहाँ होते हैं साइबर क्राइम? ये होते हैं साइबर स्पेस और वर्चुअल स्पेस में। अच्छा, इनका मीडियम क्या होता है? इनका मीडियम होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव साइबर क्राइम्स का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य देखो, मेनली होता है आर्थिक लाभ कमाना, या फिर किससे? पैसों का फ्रॉड करके इकोनॉमिक जो गेन करना, वो होता है। तो क्या करेगा साइबर क्राइम? या तो क्या करेंगे? आर्थिक हानि का भय दिखाएंगे और उसके बाद में उसके साथ साइबर क्राइम करेंगे, या फिर क्या करेंगे? आर्थिक लाभ का लालच देंगे, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, इकोनॉमिक गेन। और लास्ट वाला जो है देश की प्रतिष्ठा धूमिल करना, ये रेपुटेशन को खराब करना, ये आता है साइबर टेररिज्म में। तो मेनली ये इस तरीके के उद्देश्यों के साथ ही साइबर क्राइम कमिट किया जाता है। होपफुली मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये साइबर जो 4-5 अपन ने जो चीजें देखी है, इससे आपको थोड़ा सा साइबर क्राइम से रिलेटेड थोड़ा सा आप फेमिलियर हुए होंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि साइबर क्राइम किन किन लोगों के अगेंस्ट हो सकता है। ये तो आ गया होगा आपके समझ में। अच्छा, साइबर क्राइम अगेंस्ट, पेन दूसरा लेते हैं। देखो साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम मेनली या तो अगेंस्ट द इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हो सकता है, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। या फिर हो सकता है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और या फिर हो सकता है अगेंस्ट सोसाइटी। अब एक एक करके इनको समझते हैं तो अपने को और थोड़ा सा अच्छे से आएगा समझ में। यहां से आपकी साइबर क्राइम की जितने भी डाउट है वो हो जाएंगे क्लियर। देखो, अगेंस्ट द अगर व्यक्ति है, एक मिनट, ये ऊपर नहीं दिख रहा क्या? साइबर क्राइम, ओके। देखो, अगेंस्ट द व्यक्ति में क्या हो सकता है? अगेंस्ट द इंडिविजुअल में क्या हो सकता है? अगेंस्ट द इंडिविजुअल में ये हो सकता है कि हो सकता है वो किसी का हरेसमेंट करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ? उसका हरेसमेंट, उत्पीड़न करना चाह रहा हूँ, उसका हरेसमेंट करना चाह रहा हूँ।
ठीक है। और हरेसमेंट किस तरीके का, मेंटल या फिर इमोशनल, ये चीज समझ में आएगी नहीं। अगेंस्ट द इंडिविजुअल, उत्पीड़न के उद्देश्य के साथ कोई साइबर क्राइम किया जाता है, उसमें हो सकता है कोई मेंटल हरेसमेंट किया जा रहा हो या फिर इमोशनल। ठीक है। मेंटल कैसे, किसी की कोई फोटो है, कोई काल्पनिक फोटो है, वो अपलोड करके और उसकी मानहानि करने के लिए, उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए क्या कर रहा है, उसने सोशल मीडिया पे डाल दी, उसकी क्या हुआ, हरेसमेंट हुआ, मेंटल हरेसमेंट हुआ, इमोशनल हरेसमेंट भी हुआ। ठीक है। इसके अलावा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में क्या है, एक मिनट, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि किसी का कोई कंप्यूटर है, कोई रियल ओनर है, कोई रियल ओनर है, ठीक है, और उसके कंप्यूटर में वायरस डाल दिया, कंप्यूटर में वायरस इंसर्ट कर दिया, वायरस इंसर्ट। अब क्या होगा, इस कंप्यूटर के अंदर जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल है, उसकी क्रेडेंशियल है, उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर इसका अधिकार हो जाएगा। और अब इस पे, इस रियल ओनर के कंप्यूटर पे ये जैसा मन मर्जी का जो काम है वो कर लेगा, जो भी इंफॉर्मेशन इसको जो निकालनी है या फिर उसको, उसका जो गलत यूज, मिस यूज करना, वो सारा कर लेगा। ये अगेंस्ट द प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा एक जो चीज अपन ने देखी होगी, आईपीआर, आज पढ़ेंगे भी आईपीआर अपन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनका उल्लंघन करना, वो ऑनलाइन करना, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट और पेटेंट है तो उनका उल्लंघन करना, ये भी क्या है, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हो गया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अपने है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो, या तो निजी संस्था हो सकती है या फिर पब्लिक, जो अपना सार्वजनिक संस्था हो सकती है। क्या होता है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या होता है कि किसी भी पब्लिक संस्था को उसका रेपुटेशन खराब करना, ठीक है, या फिर उसका जो कोई वेबसाइट है, उसकी कोई ऑथोराइज वेबसाइट है, उसके ऊपर सेंधमारी करना, और उसका जो फ्रंट पेज होता है उसमें कुछ उस तरीके के कुछ ऐड वगैरह डाल देना, ताकि लोग ये सोच के कि जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर किस तरीके का कोई ऐड आ रखा है, हो सकता है वो जेन्युइन हो, और लोग उसको डाउनलोड कर ले, या फिर उसमें से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो वो अपन डाल दें, ठीक है, और या फिर उसका यूज़ करने लग जाए। तो ये क्या होता है, अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा और ये होता है कि कोई भी, जैसे अपन ने जो आईटी एक्ट में प्रोटेक्टेड सिस्टम देखे थे, ये तो जो अपने संरक्षित प्रणाली है, प्रोटेक्टेड जो सिस्टम्स होते हैं, उनको हैक कर लेना। उनको हैक करके क्या होगा, जैसे कोई डीआरडीओ की जो साइट है, या फिर अभी कुछ टाइम पहले अपन ने देखा था कि एक एम्स है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो एंटिटी है, तो उसकी एक वेबसाइट को भी हैक कर लिया था। तो ये सारे काम है साइबर टेररिज्म में, मतलब साइबर आतंकवाद में आते हैं ये, साइबर आतंकवाद में। सेम चीजें वेबसाइट वाली जो मैंने बताई थी वो प्राइवेट के साथ भी करी जा सकती है, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम, इस तरीके का साइबर साइबर क्राइम जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको अपन साइबर आतंकवाद की कैटेगरी में अपन रखते हैं। अब अगला क्या है, अगला अपना अगेंस्ट द सोसाइटी। देखो, अगेंस्ट साइबर जो टेररिज्म की जब अपन डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें अपन तीन चीजें देखते हैं। क्या क्या चीजें देखते हैं, तीन चीजें ये देखते हैं कि एक तो इस तरीके का साइबर क्राइम या साइबर अटैक, साइबर हमला जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के अगेंस्ट हो, वो साइबर आतंकवाद के कैटेगरी में आता है, ठीक है। किस हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोटेक्टेड सिस्टम्स है उनको हैक कर लेना, ठीक है, और उसके बाद में जो मास लेवल पे जो भी जितनी भी जो फैसिलिटीज़ उन प्रोटेक्टेड सिस्टम से लोगों को मिल रही है उनको बाधित कर देना। जैसे सपोज करो, अगर कोई डीआरडीओ से रिलेटेड कोई अगर कोई सिस्टम को हैक कर लेता है तो अपने रक्षा से संबंधित सारी जानकारियां वो जुटा सकता है। वो एक तरीके का जो हीनियस क्राइम है, और इसलिए उसको साइबर आतंकवाद कहते हैं। अब ये वाली चीज हो गई, पहली वाली चीज क्या, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चैलेंज करना। दूसरी चीज अपन ने देखी थी कि मास लेवल पे, मतलब बड़े बड़े स्तर पे लोगों को भयभीत करना, किसी इस तरीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग बार बार देखते हैं। सपोज करो कि कोई वेबसाइट ले लो, कोई अपने जो गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर ही मान लो अगर कोई इस तरह के धमकी भरे कोई शब्द लिख देना, या फिर कोई धमकी भरे इस तरह के मैसेज लिख देना जिसपे लोगों में भय पैदा हो, या फिर जो बड़े स्तर पे लोग जिनको भयकारित हो, तो वो क्या होता है, वो अगेंस्ट द सोसाइटी भी एक तरीके का साइबर आतंकवाद है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ अपन ने क्या देखी थी, तीसरी चीज़ अपन ने ये देखी थी कि लोगों को रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो जो सप्लाई और डिमांड है, अपन देखते हैं, एक मैं टर्म भूल रहा हूँ, जो आपूर्ति श्रृंखला, राइट, आपूर्ति श्रृंखला, अगर उसको बाधित करने वाला अगर कोई साइबर अटैक कर दे
सपोज करो, तो वो भी अपने क्या आता है, साइबर आतंकवाद में आता है। तो साइबर आतंकवाद में फिर से अपन रिवाइज करते हैं, साइबर आतंकवाद में एक चीज़ आती है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चैलेंज करने वाला कोई काम करना। दूसरा चीज़ ये है कि जो बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे लोगों को भयभीत करना, लोगों को डराना, मरने के लिए डराना, इस तरीके का ये वाला जो करते हैं वो जो साइबर जो क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी उसमें आएगा वो। ठीक है। तीसरी जो चीज़ वो ये है कि जो अपना सप्लाई सिस्टम है, आपूर्ति श्रृंखला है, उसको बाधित करने वाला, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जो डेली रूटीन की जो चीज़ें मिल रही है, अगर उसको इंटरप्ट कर दे कोई इस तरीके का अटैक, जैसे वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ थी, अपन ने देखा था एम्स की जो साइट थी, वो अगर उसने हैक कर ली थी साइबर क्राइम जो क्रिमिनल्स है, तो एक तरीके का वो साइबर आतंकवादी था, क्योंकि उससे क्या लोगों को चिकित्सा मिल रही थी, लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिल रही थी। तो एक तरीके से वो सप्लाई बंद हो गई, लोग उसमें पर्ची वगैरह नहीं कटवा पाए, डॉक्टर को दिखा नहीं पाए, और लोगों को बड़े स्तर पे हानि हुई। वो एक तरीके का जो साइबर क्राइम होता है, वो भी साइबर आतंकवाद में की श्रेणी में ही आता है। ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है अब एक कॉन्सेप्ट और आता है जो अपने जब साइबर क्राइम पढ़ते हैं, वो है मालवेयर्स। तो मालवेयर्स क्या होते हैं, ये भी अपन करते हैं अभी डिस्कस। देखो मालवेयर्स क्या होते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं SW लिखूँ तो सॉफ्टवेयर है। और ये बनाए किस लिए जाते हैं, डिजाइन किस लिए करे जाते हैं? डिजाइन इसलिए करे जाते हैं कि किसी कंप्यूटर में डालेंगे और वहां से इंफॉर्मेशन चुराएगा। कहने का मतलब साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, इंटेंशन के साथ इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि किसी भी सिस्टम में मालवेयर जाएगा और वहां कुछ ना कुछ वो या तो किसी इंफॉर्मेशन को अल्टर करेगा, या वहां से वो कुछ कॉपी कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, या फिर डिलीट कर देगा। ये वाली जो चीज़, तो ऐसे जो मेलेसियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो डिजाइन इस तरीके से करे जाते हैं कि वो साइबर क्राइम उनके थ्रू कर सके। अब मालवेयर्स बहुत लगभग अपन 5 टाइप के मालवेयर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं वो भी अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई, इस तरीके के सॉफ्टवेयर, ये ध्यान रखना, इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो डिजाइन इसलिए करे जाते हैं कि उनके थ्रू क्या करेंगे, अपन साइबर क्राइम करेंगे, और साइबर क्राइम करने का तरीका इंफॉर्मेशन को चुराएंगे और उनका मिसयूज करेंगे। यही देख लेते हैं। चलो मालवेयर, कौन कौन से मालवेयर हो सकते हैं? सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बॉटनेट। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे अपन रैनसमवेयर। जो थर्ड अपन करेंगे वो करेंगे ट्रोजन। इसके अलावा वायरस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आता मालवेयर में ही है। और एक जो आता है वो अपना स्पाईवेयर, स्पाईवेयर सॉरी, स्पाईवेयर्स। अब देखो बोटनेट, सबसे पहले अपन देखते हैं बोटनेट। बोटनेट क्या होता है? देखो कोई भी टारगेट कंप्यूटर है, पेन दूसरा लेते हैं, कोई भी टारगेट कंप्यूटर है, टारगेट, उसको क्या करेंगे, वो एक ग्रिड नेटवर्क से जोड़ देंगे। ये क्या होता है वो भी समझाता हूँ। ग्रिड नेटवर्क से ये कर देंगे कनेक्ट। देखो क्या होता है, सबसे पहले ये जो टारगेट कंप्यूटर है, टारगेट कंप्यूटर का मतलब होता है विक्टिम का जो कंप्यूटर, ठीक है, जिस जो पीड़ित व्यक्ति है उसका सिस्टम होता है। वो एक साइबर क्रिमिनल ने क्या किया, इसको अनऑथोराइज एक्सेस ले लिया। यूएन का मतलब अनऑथोराइज एक्सेस, समझ जाना, यूएन बोलो तो अनऑथोराइज एक्सेस इस कंप्यूटर का ले लिया किसी भी साइबर क्रिमिनल ने, सीसी ने। अब क्या करेगा, ये इस अनऑथोराइज यूज करके या फिर एक्सेस करके, और इसको क्या करेगा, इस ग्रिड नेटवर्क से जोड़ लेगा। और ग्रिड नेटवर्क में यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइबर क्रिमिनल बैठे हैं, नंबर ऑफ साइबर क्रिमिनल। अब ये क्या करेंगे, कम समय में इस टारगेट कंप्यूटर से जितनी इंफॉर्मेशन लेनी होगी उनको, वो अपने मनचाहे तरीके से उससे निकाल लेंगे, और जैसा मिसयूज करना होगा वैसे कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना बोटनेट का। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए बोटनेट, हालांकि कम चांसेज है, लेकिन ये जो कवर होता है साइबर क्राइम्स में, तो ये अपने को थोड़ा सा डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में, टारगेट कंप्यूटर को ग्रिड नेटवर्क से जोड़ लेना, वहाँ पे साइबर क्रिमिनल बैठे होते हैं, इससे अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू ये कनेक्ट होता है, उसके बाद में ग्रिड नेटवर्क से जोड़ देता है। यहाँ पे बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो फिर उसका मनचाहा यूज कर लेते हैं। ये एक बोट नेटवर्क है, ये एक टर्म को, इसको अपन को बोट नेटवर्क बोलते हैं, बोट नेट। अब रैनसमवेयर, दूसरा पेन लेते हैं। रैनसमवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर भी समझते हैं। रैनसमवेयर क्या होता है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, किसी भी डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में एंटर होता है। एंटर होने के बाद में क्या करेगा, ये उसकी जो फाइल्स है या उसके जो प्रोग्राम्स है या फिर उसका जो सोर्स कोड है, उसको क्या करेगा, एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट
कर देगा। एनक्रिप्ट का मतलब है अब है जो ओरिजिनल जो रियल ओनर है वो उसको सहज रूप से इसको यूज नहीं कर सकता। दोबारा सुनो, रैनसमवेयर एक तरीके का मालवेयर है। क्या है? एक तरीके का मालवेयर है जो किसी डिवाइस में एंटर करता है या एंटर करवाया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। वो क्या करता है, उसकी जो फाइल्स है उस सिस्टम की, उस कंप्यूटर की, और जो प्रोग्राम्स है या उसका सोर्स कोड है या अदर कोई उसके जो कोई जो उसमें इंस्टॉल कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, उनको एनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, एनक्रिप्ट का मतलब उस फाइल को एक तरीके से लॉक कर देगा, और जो ओरिजिनल रियल ओनर है वो उन फाइल्स को यूज नहीं कर सकेगा। अब क्या करेगा, ये रैनसमवेयर जिसने ये सॉफ्टवेयर जो ये वायरस था इस डिवाइस में डाला था, ये इससे कॉन्टेक्ट करेगा रियल ओनर से, और फिर ये कहेगा कि अगर अपना सिस्टम को आप डिक्रिप्ट करना चाहते हो या यूज करना चाहते हो तो फिर वो पैसे की डिमांड करेगा। इस तरीके से साइबर क्राइम होता है। तो रैनसमवेयर का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्या है, ट्रोजन। इसको हटा दें क्या, हैकिंग बाद में देखेंगे। अब एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो है ट्रोजन। ट्रोजन भी समझ लेते हैं। देखो, ट्रोजन वही है, मालवेयर है ये। ट्रोजन भी एक तरीके का मालवेयर है। क्या करेगा, देखो, ये किसी भी डिवाइस में एंटर होगा या कंप्यूटर में, और ये इस तरीके की इसकी फंक्शन होती है। सपोज करो आपको गूगल खोलना है। ठीक है, आपको खोलना है गूगल, आपको डिजायर्ड कोई वर्क करना है, डिजायर्ड वर्क करना है, आपको ओपन करना है गूगल। लेकिन ट्रोजन इस तरीके की प्रोग्रामिंग कर देगी, आपने जिस चीज पे क्लिक किया है उस पर नहीं हो कि किसी और फाइल पे हो रहा है वो क्लिक, और वो खुल रहा है यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ये एग्जांपल एक तरीके का। ट्रोजन क्या करता है, ट्रोजन इस तरीके का एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस में आता है, और जो यूजर को डिजायर्ड काम करना चाहता है वो नहीं हो कि कोई दूसरा। कहने का मतलब है सिस्टम इंटरप्ट हो गया। ठीक है, और अब सिस्टम इंटरप्ट हो गया तो वही है साइबर क्रिमिनल उसको ठीक करने के लिए वापस वही पैसे की डिमांड। तो कहने का मतलब ये भी एक टूल है ट्रोजन का। इसी सिस्टम में ट्रोजन आने का मतलब आप सहज रूप से जो काम करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे। ये आ गया ट्रोजन का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा अब कौन सा बच गया अपना, वायरस। देखो, वायरस अपन ने 3-4 बार डिस्कस कर लिया, फिर भी एक बारी एक लाइन में बोल देते हैं, इसके बारे में ज़्यादा लिखेंगे नहीं। देखो, वायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। इस तरीके के कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी डिवाइस में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में उसमें स्टोर्ड जो भी फाइल्स है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, या कोई वीडियो ऑडियो है, उनको क्या करेंगे, उनको या तो अल्टर कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, या वहाँ से जो साइबर क्रिमिनल है उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या चुरा लेंगे। ये सारी चीज़ें क्या करता है, वायरस करता है। और वायरस का जो एक गुण मैंने आपको बताया था सेल्फ रेप्लिकेशन वाला, ये क्या करता है, इन जो ये अपने इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उनको तो मॉडिफाई करता ही करता है, साथ के साथ ही खुद ही भी अपने हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है सिस्टम टू सिस्टम। इसके अलावा और दूसरी जो गुण इसमें मैंने आपको बताया था, किसी फाइल के साथ अगर ये वायरस अटैच हो गया, किसी फाइल के साथ ही अगर ये अटैच हो गया तो ये क्या करेगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी चला जाएगा। ये अपना वायरस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब स्पाईवेयर, इसको थोड़ा और अलग से समझ लेते हैं। देखो, स्पाईवेयर क्या होते हैं, वही मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस में या तो एंटर हो जाते हैं या फिर करवाए जाते हैं। इनका मकसद वैसे करवाए जाते हैं, इंटेंशनली एंटर करवाए जाते हैं किसी डिवाइस में। स्पाईवेयर उनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जो यूजर है उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करना, एक्टिविटीज को ट्रैक करना। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। दोबारा सुनो, स्पाईवेयर एक इस तरीके के सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। वो क्या करते हैं, किसी डिवाइस में एंटर करवाए जाते हैं और उसके बाद में जो यूजर है जो इस डिवाइस को यूज कर रहा था उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर लिया जाता है। क्या क्या तो लोकेशन है, और अपने डिवाइस में या फोन में क्या यूज कर रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, जिसने भी ये एंटर करवाया था उसको पता चलती रहती है। फिर से सुन लो, स्पाईवेयर कहने का मतलब इसको हिंदी में अगर अपन देखें तो जासूसी करना, जासूसी करना। इसके थ्रू ये इस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जिसको कहते हैं। तो मेरे हिसाब से अपना क्या क्या क्लियर हो गया, अपना बॉटनेट क्लियर हो गया। पेन दूसरा लेते हैं।
अपना एक तो बॉटनेट क्लियर हो गया, रैनसमवेयर अपन ने देख लिया, ट्रोजन क्या करता है वो देख लिया, वायरस के बारे में देख लिया, और ये जो स्पाईवेयर है उसका कॉन्सेप्ट अब अपन ने समझ लिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, हैकिंग। देखो, हैकिंग का एक शब्द याद कर लो, आप एक शब्द याद कर लोगे, हैकिंग सारा मतलब क्लियर हो जाएगा या याद हो जाएगा, या फिर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो जो है वो है अनऑथोराइज एक्सेस। क्या है? अनऑथोराइज, अनऑथोराइज एक्सेस, अनाधिकृत पहुंच। इसमें किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस। अनऑथोराइज एक्सेस मतलब विदाउट परमिशन, विदाउट विदाउट परमिशन। इसकी विदाउट परमिशन, रियल ओनर की। अब दोबारा देखो, रियल ओनर की विदाउट परमिशन के अनऑथोराइज एक्सेस किसमें? सिस्टम या फिर डिवाइस में। क्या करेंगे? वही जो वायरस कर रहा था, फाइल्स को या उसके डेटा को, फाइल्स या डेटा को या सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? या तो कॉपी कर लेंगे, डिलीट कर देंगे, या फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, और या फिर अल्टर कर देंगे। अल्टरेशन मॉडिफिकेशन एक ही चीज है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ बदलाव कर देंगे, या तो कॉपी कर देंगे या फिर चुरा लेंगे। क्या? इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चुरा चुरा लेंगे। फिर क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे, मिसयूज करेंगे, और क्या करेंगे? ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। इतनी सारी चीजें हो गई, एक से चीज, एक चीज से जुड़ी हुई दूसरी चीज, दूसरी से जुड़ी हुई तीसरी चीज। हैकिंग इस तरीके, हैकिंग का एक शब्द याद कर लो, अनऑथोराइज एक्सेस, अनाधिकृत पहुंच बना लेना किसी भी डिवाइस में बिना परमिशन के, ओनर के। और उसके बाद में वो जो सारी चीजें वायरस करता है, वो सारी चीजें हैकिंग में जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो करते हैं, उसके जो डेटा है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, डिलीट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, चुरा लेते हैं, फिर मिस करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये सारा हैकिंग का मामला है। किसी अगर कोई प्रोटेक्टेड सिस्टम है उसको हैक करने के बाद में क्या करते हैं? हैक करने के बाद में पैसों की डिमांड करते हैं कि इतने करोड़ दे दो, इतने रुपए दे दो, उसके बाद हम इसको हटा देंगे या हैकिंग रिजोल्व कर देंगे। इस तरीके ये हैकर्स का काम है। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है अपना इथिकल हैकर। इथिकल हैकिंग ये क्या होती है? देखो, हैकिंग जो होती है ना, उसमें तो क्या है, बेईमानी पूर्वक होती है वो, बेईमानी पूर्वक मतलब डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक होती है, डिसऑनेस्टली होती है, फ्रॉडुलेंटली होती है, कपटपूर्वक होती है। ठीक है, उसका उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ही फ्रॉड करना होता है, उसका मकसद ही फ्रॉड करना होता है बेईमानी पूर्वक। लेकिन इथिकल हैकिंग होती है ना, वो अच्छे उद्देश्य के लिए होती है। क्या? अच्छे उद्देश्य। क्या होता है अच्छा उद्देश्य? वो भी अपन देखते हैं। क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, अपने स्वयं के सिस्टम्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जानबूझ के, मतलब विद द परमिशन उसमें अटैक करते हैं। फिर से सुनो, दोबारा समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी अपना हो जाएगा क्लियर। या तो गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट या फिर कोई इंस्टीट्यूट या कोई फर्म क्या करेंगे? अपने जो सिस्टम है उनको सिक्योर करने के लिए, स्वयं के सिस्टम, सिस्टम बोलते प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली या फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। फिर से सुनो, गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, वो स्वयं की साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या करेंगे? खुद के जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो खुद का कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें क्या करेंगे? विद द परमिशन अटैक करेंगे, हैकिंग वाला अटैक करेंगे, मतलब कोई वायरस डालने का या फिर कोई मालवेयर उसमें इंसर्ट करने का अटैक करेंगे। और क्या चेक करेंगे? वो ये चेक करेंगे कि हमारे जो सिस्टम है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए कितना तैयार है। क्या कल को अगर इनके अगेंस्ट अगर कोई अटैक होता है तो क्या हमारे सिस्टम में इस तरीके की कोई जो प्रोटेक्टिव लेयर है या नहीं है कि वो उस जो अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, उसको रिमूव कर दे या फिर वहां से प्रोटेक्ट हो जाए। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट को अपन इथिकल हैकिंग बोलते हैं।
ठीक है। तो इथिकल हैकिंग क्या होता है? इथिकल हैकिंग अच्छे उद्देश्य के लिए होती है। किसी भी संस्था के जो उसे खुद का जो सिस्टम है उसकी साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए विद द परमिशन अपन किसी वायरस का या फिर किसी मालवेयर का अटैक करवाते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी साइबर सिक्योरिटी या उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कितनी मजबूत है कि वो फ्यूचर में होने वाले किसी साइबर क्राइम से अपने को प्रोटेक्शन या स्वयं को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये अपने इथिकल हैकिंग है। ये मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाँ ये 3 टर्म एक साथ ही है, इनको एक साथ ही अपन देखते हैं। देखो फिशिंग, फिशिंग में क्या होता है कि फिशिंग में क्या होता है, हैकर जो होता है ना, हैकर या फिर साइबर क्रिमिनल क्या करता है, यूजर को, जो यूजर है या विक्टिम है जिसको ये पीड़ित बनाना चाहता है, विक्टिम बनाना चाहता है, क्या करेगा, या तो टेक्स्ट मैसेज करेगा, क्या करेगा, टेक्स्ट मैसेज करेगा, या फिर क्या करेगा, या फिर ये व्हाट्सअप मैसेज करेगा, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सएप मैसेज करेगा, और या फिर ये ईमेल करेगा। फिर से सुनो, फिशिंग का मतलब ये होता है कि कोई जो हैकर है या फिर कोई साइबर क्रिमिनल है किसी यूजर को क्या करेगा, या तो टेक्स्ट मैसेज करेगा या व्हाट्सअप मैसेज करेगा या ईमेल करेगा, और ईमेल करने के बाद में उससे जानकारी स्थापित करेगा, ठीक है, और उसका विश्वासी ट्रस्टी व्यक्ति बनेगा, और बन के क्या करेगा, ये वाला सारा काम हो रहा है जानकारी चुराने के लिए, जानकारी चुराना। कौन सी जानकारी, कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय। और गोपनीय जानकारियों में क्या हो गया, हो सकता है अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, या कोई ओटीपी, या फिर और इस तरीके की जानकारी जिससे वो साइबर क्राइम कर सके, ठीक है। तो ये वाला जो काम होता है वो फिशिंग कहलाता है। फिशिंग मेनली क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज और ईमेल से संबंधित है। आगे समझ में, ठीक है। अब कॉल वाला भी अपन समझेंगे कि फिशिंग और विशिंग को अलग अलग क्यों बोला गया। अच्छा विशिंग है, विशिंग अपने आप में देखो क्या है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं वॉइस, वॉइस फिशिंग। कैसे कह सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, PISHING, वॉइस फिशिंग, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये अपन कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, जो काम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज और ईमेल के थ्रू हो रहा था वो यहाँ पे काम होगा कॉल्स के थ्रू। कॉल कौन से, या तो डायरेक्ट कॉल कर ले, नॉर्मल कॉल जिसको अपन बोलते हैं, या तो डायरेक्ट कॉल करे, नॉर्मल कॉल जिसको कहते हैं, और या फिर व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप। आया समझ में, दोबारा दोबारा देखते हैं एक बार। जो फिशिंग है वो वॉइस फिशिंग है, कहने का मतलब जो काम यहाँ पे जो हैकर था या फिर जो साइबर क्रिमिनल था वो टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, ईमेल के थ्रू कर रहा था, वो यहाँ पे फ़ोन कॉल्स के थ्रू करेगा। और क्या ये कॉल करके क्या बोलेगा, या तो वो बनेगा कोई इंश्योरेंस प्रोवाइडर कि मैं बीमा करता हूँ, इस तरीके का बीमा कर लो, LIC कोई एजेंट बन जाएगा, या फिर वो कोई बैंक कर्मचारी बन जाएगा, या फिर कोई इस तरीके का कोई पुलिस या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इस तरीके का बनकर कोई उसको डराएगा, धमकाएगा। और मेन मकसद क्या है, इन्फॉर्मेशन चुराना। फिशिंग और विशिंग में क्या है, गोपनीय सूचनाएं चुराना, ठीक है। और गोपनीय सूचना चुरा के क्या करेंगे, फिर वो मिसयूज करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो मकसद तो वही है, आर्थिक आर्थिक आर्थिक, ठीक है। जो साइबर क्रिमिनल होता है उसका मेनली जो मकसद होता है वो होता है इकोनॉमी, मतलब आर्थिक होता है, पैसा या पैसों का फ्रॉड करना। इसके बाद है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या है वो भी अपन अभी करते हैं डिस्कस। आ जाओ अभी इधर। ईमेल स्पूफिंग, देखो ईमेल स्पूफिंग एक तरीके का साइबर अटैक है। क्या है ये, एक तरीका का, ये भी एक तरीके का साइबर अटैक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ए पर्सन जो साइबर क्रिमिनल है, क्या है, साइबर क्रिमिनल, बी को एक मेल करेगा, क्या करेगा, एक मेल करेगा, और मेल का जो एड्रेस होगा, जो मेल का एड्रेस होगा वो इस तरीके का होगा या उसमें टेम्परिंग करी होगी कि वो ऑथराइज लगे। क्या लगे, ऑथोराइज। सपोज करो अपने पास कोई मेल आ रहा है जो इस तरीके से आ रहा है, www.abc.government.in, इस तरीके की कोई मेल से मेल आ रहा है, तो अपने को क्या लगेगा,
क्योंकि ऑथराइज मेल से आया है। और यहीं से ये क्या है, साइबर क्राइम करने का तरीका इनका ये हो जाता है कि जो यूज़र है उसको ये लगे कि ये ट्रस्टेड जो कंपनी है या ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ये मेल आया है, और वो फिर क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को चुराना, फिर उसके बाद मिसयूज़ करना, ब्लैकमेल करना, और फाइनली वही उनका जो मकसद होता है वो होता है आर्थिक, ठीक है, पैसों का फ्रॉड। तो ये आपको समझ में आया होगा। ईमेल स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि इसमें ये लोग क्या करते हैं, जैसे अपने दो फील्ड होती है, एक होता है रिसीव्ड फ्रॉम, मेल में आपने देखा होगा रिसीव्ड फ्रॉम लिखा आता है, तो रिसीव्ड फ्रॉम के आगे जो मेल एड्रेस होगा ना, जो मेल एड्रेस, उस एड्रेस के अंदर ये लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग कर देते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं, और अपने को वो इस तरीके का लगता है कि ये कोई ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रस्टेड सोर्स से ये मेल आया है, और वहीं पे फिर क्या है, यूज़र धोखा खा जाता है, वहीं पे वो धोखा खा जाता है। और जो इससे इन्फॉर्मेशन ये लोग चाहते हैं फिर वो उसको ट्रस्ट में लेके, विश्वास में लेके, और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन इनसे निकलवानी होती है वो निकलवा लेते हैं, और फाइनली वही मिस यूज़ और ब्लैकमेलिंग और आर्थिक जो उनका उद्देश्य होता है फ्रॉड करने का। तो मेरे हिसाब से ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिशिंग का मतलब होता है कि कोई टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप या ईमेल करके जानकारी चुराते हैं गोपनीय, और उसके बाद मिसयूज और ब्लैकमेलिंग जो करते हैं, वो फ्रॉड जो करते हैं। उसके बाद में है विशिंग। विशिंग का अपने एक टर्म देखा वो है, ये वॉइस विशिंग होती है। जो काम यहाँ पे जो टेक्स्ट मैसेज या फिर इनसे हो रहा था वो अब कॉल के थ्रू होगा, और कॉल के थ्रू होगा तो क्या होगा, वही कोई एजेंट बनेगा। एजेंट कोई हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट का एजेंट बन जाए, कोई बीमा प्रोवाइड करवाने वाला, कोई बैंक का कर्मचारी, इस तरीके से, और फिर ये बन के ये कॉल अपने को करते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन चुराते हैं। और लास्ट में अपन ने देखा वो है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि साइबर अटैक होता है एक तरीके का, और जो रिसीव्ड फ्रॉम वाली जो फील्ड होती है उसमें ये लोग क्या करते हैं, अल्ट्रेशन कर देते हैं, और अल्ट्रेशन करने के बाद में ये यूज़र को ये लगता है कि ट्रस्टेड सोर्स से ये मेल आया है, और फिर मनचाहे इन्फॉर्मेशन उससे चुरा लेते हैं, और उसके बाद वही मिस यूज़, ब्लैकमेलिंग, और फाइनल जो उद्देश्य है वो है पैसों का फ्रॉड। ये वाली चीज़ हो गई। और अब अपन नेक्स्ट क्या है, आ जाओ। ये है अपना सलामी अटैक, इसको सलामी हमला। इसमें क्या होता है ये भी अपन देखते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी एक तरीके का साइबर अटैक है, ये भी एक तरीके का साइबर अटैक है। और इस बार किस पे साइबर अटैक, ये है बैंक सर्वर पे, बैंक बैंक सर्वर पे। ये वाला जो अटैक है जिसको अपना सलामी अटैक या फिर सलामी हमला कहते हैं, वो बैंक सर्वर पे अटैक है। और किस लिए कर रहे हैं ये, बैंक सर्वर पे अटैक करके वो जो भी खाताधारक है, जो खाताधारक है उस बैंक के, वो कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग कर देते हैं उस बैंक सर्वर में कि जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा या फिर नहीं भी होगा, तो जितने भी खाताधारक है उस बैंक के छोटी छोटी राशि में क्या करेंगे, ये अमाउंट निकालेंगे। जैसे सपोज करो 0.50 पैसे, 0.50 प्रत्येक खाताधारक के अकाउंट से ये लोग निकालना शुरू कर देंगे। सपोज करो कि इस बैंक के अंदर, इस बैंक के अगर अगर 50,000 भी, अगर मान लो अगर 10,000 भी इसमें अगर मान लो खाताधारक हुए, तो अब लगा लो हिसाब कितना पैसा ये लोग कर लेंगे। और अगर ये 2-4 बैंक सर्वर से पे अगर इस तरीके का अटैक करके, और अगर ये इतना छोटी छोटी राशि में अगर पैसा निकालेंगे, तो इनका तो जो उद्देश्य था वो हो गया फुलफिल। और अपन कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल मैसेज आता है 0.50 की 50 पैसे अपने कटें, तो नॉर्मली क्या होता है, यूज़र ध्यान नहीं देता, 1-2 रुपये को कटता है, तो अपने को लगता हो सकता है कोई सर्विस चार्ज हुआ होगा, या फिर कोई हो सकता है कोई जो एटीएम से ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गए होंगे तो कुछ रुपये काट लिए होंगे। तो अब नॉर्मली यूज़र क्या है, 1-2 रुपये के लिए या फिर 50 पैसे के लिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन ये वाला जो 50-50 पैसे भी इनके कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है अगर ये पूरे बैंक सर्वर को अटैक कर देते हैं। इसको अपन कहते हैं सलामी अटैक, डोस अटैक। नेक्स्ट, डोस अटैक, इसको देखो बोलते हैं डिनाइल, और हिंदी में लिखता हूं इसको, सेवा से अवरुद्ध करना, सेवा से अवरुद्ध करना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिनाइल ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, जैसे सपोज करो अपन 3 कंडीशन लेते हैं, फिर आ गया समझ में। 3 कंडीशन लेते हैं, हो सकता है अपने को कोई IRCTC है अपना, जैसे मान लो कोई टिकट बुक करवानी है, ठीक है, कोई टिकट बुक करवानी है, या फिर अपने को कोई आज जैसे लास्ट डेट है, अपने को कोई फॉर्म भरना है, फॉर्म फिल करना है, ठीक है, या फिर अपने को कोई ट्रांजेक्शन करना है।
अपने को कोई ट्रांजैक्शन करना है, क्या करेंगे? ये एक तरीके का अटैक है, वही साइबर क्रिमिनल अटैक करते हैं, इंटेंशनली करते हैं। ठीक है, अगर मेरे को टिकट बुक करवानी है और मेरी मान लो ट्रेन है या फिर कोई बस है, तो वो क्या करेंगे, उस साइट के ऊपर इतने एडवर्टाइजमेंट या फिर कुकीज़ या फिर अलग अलग चीज़ें उसके उस पे मतलब उस साइट को हैक करके, जो एक ऑथराइज साइट है उसको हैक करके उसके जो फ्रंट पेज या जो यूज़र जहाँ से मतलब टिकट बुक कर सकता है, वहाँ पे कुकीज़ और एडवर्टाइजमेंट इतने मतलब बाढ़ ला देंगे, फ्लड ला देंगे कि जो यूज़र है वो टिकट बुक ही नहीं कर पाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी को फॉर्म भरना है किसी साइट से, ठीक है, किसी भी ऑथराइज वेबसाइट से फॉर्म भरना है, उस वेबसाइट पे क्या करेंगे, ये सेम काम करेंगे और लास्ट में क्या आएगा, दिस पेज इज़ नॉट अवेलेबल, तो ये फॉर्म भी नहीं भर पाया। और किसी को कोई मान लो ट्रांजेक्शन करना है, किसी को कोई ट्रांजेक्शन करना है, वो उस टाइम भी उस जो साइट है उसको ये लोग बिजी कर देंगे। मतलब कहने का इसमें जो लिखा हुआ है वो है कि सर्वर पे ट्रैफिक क्रिएट कर देना, सर्वर पे ट्रैफिक क्रिएट कर देना। उससे क्या होगा, जो यूज़र है, जो ऑथोराइज यूज़र है, जो कुछ काम करना चाह रहा है, वो उस सेवा से अवरुद्ध हो जाएगा। ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है। इसके अलावा और दूसरी चीज़ अपन क्या देख सकते हैं कि अगर किसी का कोई ईमेल आने वाला है, या किसी का कोई मेल आने वाला है और हो सकता है कि वो कोई ट्रस्टेड सोर्स से आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, तो ये साइबर अटैक जो अटैक करने वाले जो साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, उस ईमेल के जो इनबॉक्स को स्पैम मेल से भर देते हैं, वो बाढ़ ला देते हैं। तो नॉर्मली अपन जब स्क्रॉल करते हैं तो अपन स्टार्टिंग के 5-6 मेल ही देखते हैं कि कोई नया मेल आया है कि नहीं आया, लेकिन नया मेल क्या, अपना जो मेल आया हुआ है वो तो बहुत नीचे नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस इनबॉक्स को क्या करते हैं, जो जंक फाइल्स है या फिर जो स्पैम जो अपने जो मैसेजेस है उनसे इनको भर देते हैं, मतलब इनबॉक्स को। और वो क्या करता है, फिर जो रियल यूज़र होता है वो उस सेवा का लाभ नहीं उठा पाता या वो जो सर्विस नहीं ले पाता। इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज, सेवा से अवरुद्ध। मेरे हिसाब से आई थिंक समझ में आया होगा ये अपन अपनी तरफ से एग्जांपल्स लिए। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं अब, साइबर स्क्वैटिंग। ठीक है, ये वाला भी अपन डिस्कस करते हैं। इसको मेनली क्या बोलते हैं, डोमेन स्क्वैटिंग। इसको डोमेन स्क्वैटिंग। कई बार क्या होता है कि कोई नया इंस्टीट्यूट है या कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, ठीक है, अभी गठन हो रहा है उसका। इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक अपना डोमेन रजिस्टर करवा लेंगे, डोमेन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। इस नाम से क्या करेंगे, फिर से सुनो। साइबर स्क्वैटिंग में क्या होता है कि डोमेन स्क्वैटिंग भी इसको कहते हैं। जो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनना है, किसी को पता चल जाता है, हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो ये इसके नाम से डोमेन रजिस्टर करवा लेते हैं। डोमेन रजिस्टर करवाने के बाद इसके रियल नाम से, फिर जब ये ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना अगर डोमेन नेम अगर रजिस्टर करवाना चाहता है, तो उसका जो ओरिजिनल नेम है उसका नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर है। फिर ये क्या करते हैं, जो साइबर क्रिमिनल है वो क्या करते हैं, वो पकड़ते हैं पैसों की डिमांड, पैसों की डिमांड उस डोमेन नेम को ट्रांसफर करवाने के लिए। ये मेरे हिसाब से साइबर स्क्वैटिंग आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट, वेबसाइट डिफेसमेंट। वेबसाइट डिफेसमेंट क्या है? वेबसाइट डिफेसमेंट ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे तो वो पब्लिक हो चाहे तो वो प्राइवेट हो, चाहे तो पब्लिक हो चाहे तो प्राइवेट हो, क्या होगा, कोई साइबर क्रिमिनल है, इनकी जो ऑथोराइज जो वेबसाइट है उसको इंटेंशनली, बैड इंटेंशन से, डिसऑनेस्टली क्या करता है, हैक कर लेता है। हैक करके क्या करेगा, हैक करके वो दो चीजें करेगा। एक तो उसका जो होम पेज है, होम पेज के ऊपर खुद के ऐड डाल देगा, दूसरी चीज, उसके होम पेज पे क्या करेगा, वो कोई इस तरीके की न्यूज़ या फिर इस तरीके के कोई स्लोगन डाल देगा, जो अगर कोई पब्लिक डिपार्टमेंट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट है, तो उस पर क्या करेगा, कोई देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को चैलेंज करने वाले कुछ मैसेजेस डाल देगा। उस चीज़ को बोलते हैं अपन वेबसाइट डिफेसमेंट। नाम से ही क्लियर है कि वेबसाइट को डिफेस करना। और क्या जरिया क्या हो सकता है, अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद में वेबसाइट का जो होम पेज है उसका कंटेंट चेंज कर देंगे और उस वेबसाइट के होम पेज पे अपने मनचाहे कुछ ऐड डाल देंगे। ऐड डालने का क्या पर्पज रहेगा, ऐड डालने का पर्पज वही जो मैंने आपको बताया था
कि किसी ऑथराइज वेबसाइट पे कोई ऐड आता है तो लोगों को इस तरीके से ट्रस्ट होता है कि ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इस चीज़ को। सपोज करो कोई इस तरीके का कोई ऐड है जहाँ पे कुछ अपने को डाउनलोड करवाया जा रहा है या फिर कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड करवाया जा रहा है, तो लोग ये ट्रस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट इस जो ये ऐप है इसको प्रमोट कर रही है, तो मैक्सिमम लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद में वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में जो इन्फॉर्मेशन चोरी करने का तरीका है, तो वो फिर वो जो कंट्रोल है वो साइबर क्रिमिनल्स के पास चला जाता है। इसको कहते हैं अपन वेबसाइट डिफेसमेंट। मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बहुत बार पढ़ लिया अपन ने, बहुत बार, कम से कम मुझे याद है कोई 7 या 8 बार मैंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी बता दिया होगा इतने दिनों में। चाहे वो अपने उसमें बॉक्सों में पढ़ा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फिर अभी आईटी एक्ट में भी देख लिया था, बीच बीच में और भी मैंने डेफिनेशन बता दी। फिर से अपन एक बार देख लेते हैं। ऐसा बालक, ऐसा बच्चा, चाइल्ड, जिसकी एज 18 साल से कम हो। पहली बात तो ये बालक हो गया। ऐसा बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम हो, ऐसा बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम हो, और उसको शामिल करते हुए, उस बच्चे को उसको शामिल करते हुए, शामिल, इंक्लूड करते हुए कोई पोर्न कंटेंट बनाना। पोर्न कंटेंट बनाना, ये क्या है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी। और ये वाला जो क्राइम है वो अगेंस्ट द सोसाइटी है, अगेंस्ट सोसाइटी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा बच्चा, ऐसा बालक जिसकी एज 18 साल से कम है, और उसको शामिल करते हुए कोई पोर्न कंटेंट बनाना जिसमें क्या होगा, जिसमें बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स का प्रदर्शन होगा, या फिर ऐसा करने के लिए बच्चे को धमकाना, उकसाना, लालच देना। ठीक है, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। और ये वाला जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो जो क्राइम है वो अगेंस्ट द सोसाइटी है। ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है? साइबर स्टॉकिंग। देखो, साइबर जो स्टॉकिंग है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ा टर्म है ये। यूँ समझ लो कि साइबर स्टॉकिंग में बहुत सारी चीजें कवर हो रही है, और मेन जो इसका मकसद है वो मकसद है हैरेसमेंट, उत्पीड़न। उत्पीड़न, हैरेसमेंट, जो मेन मकसद उसका है वो है हैरेसमेंट। और किस तरीके का हैरेसमेंट? एक तो मेंटल और एक इमोशनल। फिर से देखते, जो साइबर स्टॉकिंग है उसका जो एक, वैसे देखते हैं अर्थ तो इसका होता है पीछा करना, पीछा। साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना। और किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से पीछा करना, वर्चुअली पीछा करना। वर्चुअली पीछा करना, ऐसे में साइबर स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना, इंटरनेट के माध्यम से करना, वर्चुअली पीछा करना। और इसका जो उद्देश्य है, मेन मकसद है, वो है उत्पीड़न। क्या है? उत्पीड़न, उत्पीड़न। और कैसा हरासमेंट? कौन से तरीके का हरासमेंट? मेंटल हरासमेंट और इमोशनल हरासमेंट। इमोशनल हरासमेंट, ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? फिर से समझते हैं। साइबर स्टॉकिंग पीछा करना, इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअली पीछा करना, उत्पीड़न, इसका मकसद होता है उत्पीड़न होता है। हरासमेंट होता है, कौन से तरीके का हरासमेंट? मेंटल हरासमेंट, इमोशनल हरासमेंट। अब इसमें क्या क्या होती है वो भी अपन चीजें देखते हैं। सपोज करो कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, एनी पर्सन, अगर किसी ने मना कर दिया, या फिर अपन एक गर्ल चाइल्ड का एग्जांपल लेते हैं, एक लड़की है, या फिर कोई लड़की, क्या किसी को भी हरेस किया जा सकता है पीछा। तो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, किसी को जब मना कर दिया गया है कि अब आज से तू मेरे को मैसेज मत करना, उसके बाद में भी फोर्सफुली मैसेज कर रहा है, मतलब मना करने के बाद में भी, मना करने के बाद मैसेज करना। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करना, एक्टिविटीज ट्रैक ऑनलाइन। कैसे? सपोज करो किसी ने कोई फोटो डाली, उस पर उल्टे सीधे कमेंट करना, ठीक है, गलत टिप्पणी करना, गलत टिप्पणियां करना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति
किसी समय पे किसी स्थान पे है और उसकी चोरी छिप के कोई भी फोटो खींच के और उसको अपलोड करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फोटो अपलोड, फोटो अपलोड विदाउट परमिशन। दूसरी चीज, काल्पनिक काल्पनिक फोटोज अपलोड करना, काल्पनिक फोटोज अपलोड। फिर से सुनो, साइबर स्टॉकिंग होता है, उसका जो अर्थ होता है वो होता है पीछा करना। ठीक है, और पीछा करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअली पीछा करना। और पीछा करने में क्या क्या आता है, पीछा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है हरेसमेंट, वो होता है अपना उत्पीड़न। और उत्पीड़न किस टाइप का उत्पीड़न, या तो मेंटल हो सकता है या फिर उसका इमोशनल हो सकता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेंटल और इमोशनल टॉर्चर में आती है। कैसे, मना करने के बाद भी मैसेज करना, ज़बरदस्ती बार बार मैसेज करना। ठीक है, इसके अलावा एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना, ऑनलाइन ट्रैक करना, गलत टिप्पणियां करना, इसके अलावा फोटोज अपलोड कर देना विदाउट परमिशन। और ये है काल्पनिक फोटोज की, फोटो कोई फोटोशॉप करके किसी की फोटो अपलोड कर देता है, जिससे उसका क्या मेंटल और इमोशनल हरेसमेंट होता है। अच्छा, आईपीसी में भी है ना इसको अपराध माना है, वो देखते हैं अपन कानून क्या कहता है। देखो, जो आईपीसी है अपना, आजकल तो बीएनएस हो गया, आईपीसी जो आजकल हो गया भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इसकी जो एक धारा है 354D, उसमें भी ये लिखा हुआ है स्टॉकिंग। और आजकल ये है 78 बीएनएस में। और इसमें स्पेशली स्पेशली ये वाले जो अपराध है वो अगेंस्ट द वुमन है, अगेंस्ट वुमन, उस वाली कैटेगरी के अंदर है ना स्टॉकिंग को अपने को डिफाइन किया गया है। वहां पे वो जो गर्ल का जो एग्जांपल ले रहा था वो कानून के अकॉर्डिंग ले रहा था, उसमें आईपीसी या बीएनएस में लिखा हुआ है जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें स्टॉकिंग को डिफाइन किया गया है, मतलब पीछा करने को डिफाइन किया गया है। पहले इसमें बीएनएस जो अपना आईपीसी था उसमें ये जो धारा थी, जो सेक्शन था वो 354D था, उसमें स्टॉकिंग को डिफाइन किया गया। उसमें वही वाली जो दो चीजें अपने ऊपर लिखी हुई है कि जब मना कर दिया जाए, मतलब मनसा ये जाहिर कर दी जाए कि मतलब ये मैसेज नहीं आने चाहिए, उसके बाद में भी अगर बिना परमिशन के अगर मैसेज करता है, कोई भी करता है, वो स्टॉकिंग में आता है। एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, गलत टिप्पणियां करता है, ये सारी चीज़ें अपने स्टॉकिंग के अंदर आती है। और इसका जो अब मैं जो सजा देखते हैं इसमें, तो ये जो आईपीसी है बीएनएस में, इसमें भी 3 से 5 साल की सजा है, 3 से 5 साल की इम्प्रीजनमेंट है इसमें। ये स्टॉकिंग हो गया अपना। स्टॉकिंग एक बड़ा वर्ड है, बड़ा टर्म है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें किसी की मान हानि करना भी होता है, किसी को डिफेम करना होता है, किसी की एक्टिविटीज़ ट्रैक वगैरह करना होता है, किसी की रेपुटेशन खराब करना होता है। ये ऑनलाइन माध्यम से सारी जो चीज़ें होती है वो सारी इसमें आती है अपने साइबर स्टॉकिंग में। मेरे हिसाब से साइबर स्टॉकिंग में काफ़ी समय दे दिया अपने, ये याद हो जाना चाहिए अपने को। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये जैकिंग है। इसमें 3 चीज़ें, एक एक लाइन की ये डेफिनेशन है, वो अपन इनको फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले है क्रिप्टो जैकिंग। देखो, क्रिप्टो करेंसी है जो, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए जो रियल ओनर है उसके डिवाइस में साइबर अटैक करना। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए किसी रियल ओनर के डिवाइस में साइबर अटैक करना, और उसके बाद में मनचाहा जिसको उद्देश्य है वो हो सकता है वो उस साइबर जो क्रिप्टो करेंसी है उसको खुद बेच के पैसा कमाना चाह रहा हो, या जो भी उसका उद्देश्य है, उद्देश्य घूम फिर के आर्थिक ही होता है, वो इसको अपन कहते हैं क्रिप्टो जैकिंग। उसके बाद में क्या, वेब जैकिंग। देखो, वेब जैकिंग है ना, वो एक वेब जो अपना वेबसाइट डिफेसमेंट देखा था ना, वेब डिफेसमेंट, वैसा सा कुछ इस तरीके का ये। उसमें क्या होता है, इसमें भी वेब जैकिंग में भी तो क्या होता है कि जो कोई वेबसाइट है, कोई कोई फेमस वेबसाइट है, उसको हैक कर लिया जाता है। और हैक करके और उसमें फिर वो ऐड वगैरह जो उसको उनको मतलब आर्थिक लाभ दिला सकती है, या फिर कोई और अनर्गल कोई इस तरीके की जो होम पेज पे उल्टी सीधी बातें डालना, ये सारा वेब जैकिंग, मतलब वेब को जैक कर लेना। मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, वेब को जैक कर लेना मतलब वेबसाइट को अपन एक हाईजैक कर लेना। ये जो जैकिंग है ना, ये हाईजैक से निकल गया। हाईजैक का मतलब उसको हाईजैक कर लेना किसी भी चीज़ को, तो क्रिप्टो हाईजैकिंग या फिर वेब जैकिंग या हाईजैकिंग जो भी है। और क्या करना, किसी वेबसाइट है, कोई ऑथोराइज वेबसाइट है, कोई किसी संस्था की है, कोई हो सकता है किसी गवर्नमेंट की है, उसको हैक कर लेना और फिर वो अपना पर्पज़ फिल करने के लिए जो भी आर्थिक जो इनका जो पर्पज़ होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे करना, इन्फॉर्मेशन को चुराना, मिसयूज़ करना और फिर ब्लैकमेल करना। जूस जैकिंग ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये अपन देखते हैं। देखो, जूस चेकिंग क्या होता है, अपन ये देखा होगा कि जो सार्वजनिक पोर्ट्स हैं,
सार्वजनिक। पब्लिक यूएसबी पोर्ट्स लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे अपन जाते हैं या बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहाँ जो वेटिंग हॉल होता है वहाँ पे जो पोर्ट्स वगैरह लगे होते हैं जहाँ पे अपन मोबाइल चार्ज करते हैं, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। तो जो पब्लिक, जो सार्वजनिक जो यूएसबी पोर्ट्स हैं, उनमें क्या करते हैं, ये मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। साइबर क्रिमिनल क्या होते हैं, मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। और मालवेयर अपन ने पढ़ा था क्या होता है, मालवेयर इस तरीके के मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिन वो जो डिजाइन करने का उद्देश्य ही उनका साइबर क्राइम होता है, उनका उद्देश्य ही साइबर क्राइम करना होता है। तो अब क्या करेंगे, वो जो पब्लिक यूएसबी पोर्ट्स हैं, जो सार्वजनिक जो पोर्ट्स हैं, उनमें क्या करेंगे, वो मालवेयर या इस तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे और जैसे ही अपन उसमें मोबाइल को चार्ज लगाएंगे और वो अपना डेटा चोरी होना शुरू हो जाएगा। वहाँ से वो अपने जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है या अपनी जो गोपनीय सूचनाएं हैं या अपने खुद के जो पर्सनल जो डेटा है वो वहाँ से चुरा लेंगे और उसके बाद में फिर वो मनचाहे तरीके से यूज़र को ब्लैकमेल करना या फिर जो पैसों का फ्रॉड इस तरीके का, वो सारी चीज़ें यहाँ से होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो क्रिप्टो जैकिंग, वेब जैकिंग और जूस जैकिंग, ये तीनों आपको क्लियर हुई होगी। एक ही लाइन की डेफिनेशन थी और ये हो गई होगी क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल अरेस्ट। देखो डिजिटल अरेस्ट एक आजकल साइबर क्रिमिनल्स का एक तरीका बन गया है, साइबर क्रिमिनल्स का एक तरीका बन गया है। यहाँ पे देखो कानूनी कोई शब्द नहीं है, ये कानून में इस तरीके का डिजिटल जो अरेस्ट है उस जैसा कोई भी शब्द नहीं है, शब्द नहीं है कानून के अंदर। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। ये क्या है, ये जो साइबर क्रिमिनल है उनका एक मोड है, तरीका है, मेथड है क्या करने का, क्राइम करने का। फिर से सुनो, डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी शब्द नहीं है, ये साइबर क्राइम है। साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा साइबर क्राइम करने का एक मेथड है, साइबर क्रिमिनल द्वारा साइबर क्राइम करने का एक मेथड है, तरीका है ये। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये लोग कोई एजेंसी, जैसे अपने जो से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, या फिर कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस अधिकारी या कोई पुलिस ऑफिसर, इसको इन्वेस्टिगेटिंग मैं दोबारा लिखता हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई पुलिस अधिकारी बन के किसी को क्या करते हैं, व्हाट्सअप कॉल करते हैं, नॉर्मल कॉल करते हैं। उसके बाद में उनको क्या भय दिखाते हैं, उनको भय दिखाते हैं एक तो अरेस्ट का भय दिखाते हैं, या फिर कोई लालच देते हैं, या फिर उनको कोई आर्थिक हानि या फिर आर्थिक लाभ का लालच देते हैं। ठीक है, उस अरेस्ट का भय दिखा के वो क्या करते हैं, उनको उनके घरों में नज़रबंद रखते हैं और उसके बाद में कोई जैसे कोई मामला कोई पुराना किसी पे चल रहा, सपोज कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बड़े बड़े फर्म्स के जो मालिक होते हैं वो जीएसटी फाइल करते हैं। अब जीएसटी फाइलिंग के अंदर हो सकता है कोई अनियमितताएं हो जाए और ये साइबर क्रिमिनल्स को कुछ किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, पता चल जाए, ये क्या करेंगे, बड़े अधिकारी बन के इन लोगों को क्या करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे और उनको डिजिटली अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि आपका मामले को रफा दफा कर देंगे या फिर आपका मामला है जो डिस्पोज ऑफ कर देंगे और आप किसी को बताना मत। बहुत दिनों तक वो डिजिटली अरेस्ट रखते हैं और धीरे धीरे अलग अलग राशि में ये लोग पैसा निकालते रहते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं है, डिजिटल अरेस्ट कानून की भाषा में कोई ऐसा शब्द नहीं है। ये एक साइबर क्रिमिनल्स का जो साइबर क्राइम करने का एक तरीका है, उसके द्वारा वो कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर बन के उस प्रॉपर उस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। पीछे जैसे ऑफिस होता है, फाइल्स वगैरह रखते हैं, खुद को पुलिस ऑफिसर की वर्दी में शो करते हैं और उसके बाद में इस तरीके से मतलब एक जो यूज़र होता है, एक विक्टिम होता है, उसको इस तरीके से थ्रेटन करते हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या आपके ऊपर कोई पुराना मामला चल रहा था उसकी फाइल वापस खोल दी जाएगी, या फिर ये कि भाई आप इतने पैसे दे दो तो आपको उस जो पर्टिकुलर मामला था, कोई आपराधिक मामला हो सकता है, सिविल मामला हो सकता है, उससे आपका नाम निकाल दिया जाएगा। इस तरीके का भय और लालच देके साइबर क्राइम किया जाता है। ये है डिजिटल अरेस्ट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है ही नहीं। अब अपन जो 3 चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन साइबर सिक्योरिटी। क्या पढ़ेंगे, साइबर साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी में क्या पढ़ेंगे कि एक तो जो अपना जो कंट्री लेवल पे, देश के स्तर पे क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जा रहे हैं।
दूसरा अपन पढ़ेंगे कि अपन स्वयं क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे अपन कि आजकल वर्तमान समय में कौन से साइबर क्राइम प्रचलन में है। और लास्ट में अपन एक चीज़ और देख लेंगे कि अपन ने अगर अपने साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है उसके बाद में अपन क्या करें, कि कहाँ कॉल करें, या कोई ऑनलाइन ऐसा पोर्टल है, कोई टोल फ्री है, वो अपन थोड़ा सा एक बार यहाँ से डिस्कस करेंगे। सीधा मेरे को लगता है कि अपन वहाँ से पीडीएफ से एक बार पढ़ लेंगे ताकि टाइम भी बच जाएगा और अपना वहाँ से याद भी हो जाएगा, कोई पॉइंट्स भी मिस नहीं होगा। पीडीएफ साइबर क्राइम, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो समझाया है वही सारी चीज़ें इसमें है। ये आ गया अपना साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ओके। देखो, एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या मतलब इस तरह की चीज़ें करी जिससे साइबर क्राइम से अपन मैक्सिमम बचा जा सके अपने। देखो, जो एक तो अपने आईटी एक्ट अभी पढ़ के आए थे कुछ समय पहले, कुछ समय पहले क्या अभी पढ़ा है रिसेंटली। तो एक तो आईटी एक्ट ला रखा अपने, उसमें क्या करा, लीगल रिकॉग्निशन किस किस को, ई कॉमर्स को, ई ट्रांजेक्शन को ही अपन देख लिया था। संशोधन इसका आया था, इसमें साइबर क्राइम को डिफाइन कर दिया था और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी बताया था, साथ ही साथ जो फाइन है और जो जो सजा है उसका भी प्रावधान कर दिया था। तो एक तो सबसे पहला पहला जो प्रिवेंटिव मेजर यही था कि अपन ने क्या करा, साइबर क्राइम्स को डिफाइन कर दिया। और अगर पर्टिकुलर साइबर क्राइम कोई करता है किसी भी तरीके का तो उसके लिए किस तरीके की सजा का प्रावधान है वो भी अपन ने डिफाइन कर दिया। सबसे पहला पहला काम तो अपन ने यही किया है, गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट 2000, इसका संशोधन 2008 में आया था। जितने प्रकार के साइबर क्राइम, जो संभावित साइबर क्राइम है, उनके बारे में उन्होंने वहाँ डिफाइन करके उसके बारे में सजा और फाइन का प्रावधान भी रख दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन ने देखो 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया था और डिजी लॉक आया था। इसमें भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया, तब भी लोगों को जागरूक किया गया था कि आप साइबर क्राइम से किस तरीके से बच सकते हो, आपको क्या नहीं करना, जो लिंक्स वगैरह आते हैं, जो अनऑथराइज लिंक आते हैं उन पर क्लिक नहीं करना। इस तरह बड़े बड़े स्तर पर इस तरीके से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए थे। दूसरी चीज़ है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, एक पॉलिसी भी आई है जिसमें जो प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम्स के बारे में भी बताया गया है। साइबर, ये थोड़ा सा कर लेना अपडेट। एक अपना चलता है NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये वाला अपने इस तरीके का सेंटर है जो साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए ही, उसी उद्देश्य से ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक अपना 2013 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आया। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में ये लिखा गया है, उसमें क्या है कि जो कोई डेटा का ब्रीच करता है, कोई डेटा को चुराता है, उसके लिए फाइन भी काफ़ी 200 250 करोड़ रुपए के कंपनियों पे भी फाइन इम्पोज करे गए हैं। इसके साथ ये कहा गया है कि जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया में रखा जाए। जैसे अपने अलग अलग, जैसे मेटा की जो एक मेटा के तहत जो अपने एक मेटा कंपनी है, उसके तहत जैसे बहुत सारी ये जो सोशल मीडिया साइट्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये क्या करते हैं कि जो इंडिया का जो डेटा है वो अपने खुद के जो मेन सर्वर है, मूल सर्वर है, वहाँ इंस्टॉल या फिर जो स्टोर करती है। जैसे वो अमेरिका, यूएसए में ये इनका जो मेन जो इनके ऑफिसेज है वहाँ पे। तो डेटा प्रोटेक्शन जो अपना एक्ट आया था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो इंडिया के जो यूजर्स हैं ना, उनका जो डेटा है इंडिया के ही ऑफिस में स्टोर होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि वहाँ की किसी कंपनी का यहाँ ऑफिस हो सकता है, डेटा यहीं रखा जाए। और अगर बाहर भेजना भी है या फिर हो सकता है वहाँ स्टोर भी करना है तो विद द परमिशन। और अगर कोई कंपनी इस तरह ये सारी चीज़ें करने में असफल होती है या उल्लंघन करती है तो 200 से 250 करोड़ रुपए का इसमें फाइन या जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। तो एक तरीके का ये भी प्रिवेंटिव मेजर है। नेक्स्ट सर्ट, ये भी अपन ने आईटी एक्ट में देख लिया था, ये था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये भी बनाई गई है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए ही काम करती है। ये देखो, ये टोल फ्री नंबर आजकल चल रहा है, ये साइबर टोल फ्री नंबर है 1930। अगर किसी के साथ भी किसी भी तरीके का साइबर अपराध होता है तो 1930 पे 72 घंटे के अंदर 1930 पे कॉल किया जा सकता है। और जितना जल्दी आप कॉल करोगे उतने ही आपके जो पैसे हैं दो तरीके से, मतलब होल्ड या फिर ब्लॉक, या फिर या तो पाइपलाइन में होल्ड हो जाएंगे या फिर ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक बोले तो जिसके अकाउंट में पैसा गया वो पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या फिर ये है कि कोई अमाउंट गया और आपने कॉल कर दिया, गलती से डल गया या किसी ने निकाल लिया तो वो होल्ड और ब्लॉक हो जाएगा दोनों तरीके से, और वापस पैसा मिलने की पूरे पूरे चांसेस रहते हैं और मिल भी रहे हैं पैसे। तो आपको ये इसका भी आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि 1930 पे कॉल कर करके अपन क्या क्या चीज़ कर सकते हैं और सामने से क्या क्या अपने को रेमेडी मिल सकती है।
एक अपना जो है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का ही एक पोर्टल है, संचार साथी पोर्टल। ये 2023 में ही इसको लॉन्च किया गया था। इसमें दो चीज़ें हैं, एक टैफकॉप है, एक सर्ट। इसको अलग से अपन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो, एक संचार साथी पोर्टल है, संचार साथी पोर्टल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 2023 में ही इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है टैफकॉप, पी है शायद, देख लेते हैं एक बार। टैफकॉप, ओके, टैफकॉप। और एक है इसमें CEIR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी अपन डिस्कस। देखो, ये तो है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ध्यान से समझना। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ डेली लाइफ के लिए भी ये। देखो, इसमें क्या होता है कि आपका आधार कार्ड है, कि किसी व्यक्ति के आधार कार्ड से कितने सिम लिए गए हैं या फिर कितने सिम कनेक्टेड है, मतलब सिम कार्ड्स। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के आधार कार्ड से अब तक कितने सिम जनरेट हो चुके हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन टैफकॉप, इस संचार साथी जो ऐप है, आज आप खोलना, इसको ओपन करना, संचार साथी पोर्टल पे जाके, और टैफकॉप पे आप क्लिक करना। वहाँ आपको ये पूछेगा कि आपके नंबर क्या है, आपके नंबर बताएंगे, नंबर बताने के बाद में ये एक OTP आएगा, OTP आने के बाद में ये बता देगा कि आपके आधार कार्ड के साथ कितने सिम अभी एक्टिवेट है। और अगर कोई इस तरीके का सिम कार्ड है जो आपका नहीं है, आप यूज़ नहीं करते यार, आपको पता ही नहीं है, उसकी आप रिपोर्ट कर दोगे। रिपोर्ट करने के बाद में 48 से 72 घंटे के बाद में वो आपके आधार से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये वाली जो फैसिलिटी है वो टैफकॉप में है, संचार साथी पोर्टल में। ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री। इसमें क्या होता है, अगर आपका मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल हो गया गुम, मोबाइल गुम हो गया, तो आप क्या करोगे, पहले अपन पहले क्या करते थे, मोबाइल गुम होते ही पुलिस स्टेशन भागते थे, फिर एक मित्र से वो एक कंप्लेंट करवाते थे, उसकी पर्ची लेके पुलिस में दे आते थे, और पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं ठीक है, मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन वाले आगे SP ऑफिस भेजते थे। फिर वो कभी अगर सिम चालू होती थी, नहीं होती थी, या किसी ने उस पर्टिकुलर उस डिवाइस के अंदर कोई सिम डाली होती थी, तो वो उसको फैच करते थे, कई बार नहीं भी करते थे। और जो इस तरीके के जो चुराने वाले लोग आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं कि फ़ोन चुराते हैं और कहीं इस तरीके की जगह बेच के आते हैं जहाँ से उसको खोल के उसको डीअसेंबल करके और फिर पार्ट्स बेच देते हैं, वो अपने को कभी मोबाइल मिलता ही नहीं है। अब ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पोर्टल के तहत ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी कि अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाता है तो वो तुरंत CEIR जो पोर्टल है उस पर जाके उसकी कंप्लेन कर सकता है, घर बैठे, मोबाइल से चाहे तो लैपटॉप से। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे ही आप पेज खुलेगा ये CEIR का, उसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि मोबाइल था उसका मॉडल तो क्या था, आपका जो सिम कार्ड था वो कौन से कंपनी का था, इसके साथ ही जो जो एक IMEI नंबर आते हैं वो क्या थे इसके, कहाँ गुम हुआ, इस तरह सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट उसमें अपलोड करने के बाद में फिर ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मोबाइल को ब्लॉक कर देता है। ये वाला क्या, ये विद OTP होता है, ऐसे हर किसी का कोई और दूसरा नहीं करवा सकता। ठीक है, जो अपना कोई अल्टरनेटिव नंबर या फिर इस तरीके देते हैं, उसमें प्रॉपर मतलब ऑथेंटिकेशन के साथ ये वाली जो चीज़ होती है वो कंप्लेंट होती है। और उसके बाद में जो मोबाइल होता है उसको, मोबाइल को ब्लॉक करने की फैसिलिटी होती है। और अगर कभी मोबाइल मिल गया तो वापस अनब्लॉक भी यहीं से जाके कर सकते हैं अपन, यहाँ से अनब्लॉक भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई कंप्लेन करी है तो उस कंप्लेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ये है CEIR, मेरे हिसाब से बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कभी इस तरीके का, खैर वैसे नहीं गुमे किसी का फ़ोन, अगर फिर भी किसी के साथ कोई विक्टिम हो इस तरीका पीड़ित, तो इसका मोबाइल चोरी हो गया है, गुम हो गया है, तो इस पे जाके अपन कंप्लेन कर सकते हैं। और ये ऑथोराइज है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, अच्छा, संचार साथी टैब को भी हो गया, ये टैफ कोप अपना हो ही गया, CEIR हो ही गया। चक्षु पोर्टल, अब चक्षु पोर्टल को भी अपन देख लेते हैं क्या है। देखो, जो संचार साथी पोर्टल है,
ये अश्वनी वैष्णव जी ने इसको लॉन्च किया था। संचार साथी जो पोर्टल है उसी के अंतर्गत एक चक्षु पोर्टल भी आता है। चक्षु पोर्टल, देखो वो दो चीजें थी, वो तो थी, एक तो था टैफकॉप, एक था CEIR, इसके साथ एक चक्षु पोर्टल। ये क्या काम करता है? अच्छा, ये तो अपन ने देख लिया था, आधार कार्ड के साथ कितने सिम एक्टिवेट है वो उसकी सूचना देता है, और कोई गलत तरीके से जुड़ा हुआ अपने नॉलेज में नहीं है तो उसको अपन हटा भी सकते हैं। CEIR क्या करता है? CEIR अभी अपन ने बताया था कि जो मोबाइल गुम हो जाते हैं उसके लिए कंप्लेन करने का तरीका है। और एक चक्षु पोर्टल, चक्षु पोर्टल क्या होता है? अपने कई बार आजकल देखा होगा कि जो अननोन कॉल्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ गई है, दिन में मतलब 10-10 20-20 अननोन कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। तो अननोन कॉल जो आते हैं ना, अननोन कॉल्स अगर अपने आ रहे हैं या कोई मैसेज आ रहा है, मैसेज भी इसमें, मैसेज भी कवर है। अगर अननोन मैसेज चाहे तो वो टेक्स्ट में आ रहा हो, चाहे तो वो व्हाट्सअप पे आ रहा हो, अननोन कॉल्स चाहे तो वो नॉर्मल कॉल आ रहा हो, चाहे तो व्हाट्सअप कॉल आ रहा हो, इनकी अपन 30 दिन के भीतर 30 डेज में 30 डेज में कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, इस कंप्लेंट से क्या होगा अब वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लेंट से क्या होगा? अब क्या होगा, जैसे ही अपन ने ये वाली जो कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करने के बाद में यहाँ पे चेक होगा, ये चीज सीखे चेक, हाँ चेक होगा। चेक होगा, क्या होगा कि जिस नंबर की कंप्लेंट हुई है क्या उसकी कोई और भी कंप्लेंट हो रखी है, कोई और भी कंप्लेंट हो रखी है, या फिर क्या ये बार बार कॉल कर रहा है, या फिर ये जो पर्टिकुलर नंबर है जिसकी जिसकी शिकायत हुई है, जिसकी कंप्लेंट हुई है, आज की डेट में इसमें कितने कॉल हुए हैं? हो सकता है 500-500 कॉल एक एक दिन में हो रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल ही कर रहे हैं। इस तरीके के 500-500 कॉल दिन में थोड़ी ना कोई करता है। चेक करेंगे उसके बाद में, अगर ये जो अपना चक्षु पोर्टल है, यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स बैठे हैं, जो जो उस ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में बैठे हैं, जो शिकायत को देख रहे हैं, वो ये चेक करने के बाद अगर आश्वस्त हो जाते हैं कि ये वाला जो अननोन कॉल या मैसेज है ये रियली साइबर क्रिमिनल के द्वारा ही किया जा रहा है, या फिर अनऑथोराइज है, या फिर रियल ओनर के द्वारा, या फिर कोई रियल व्यक्ति जो अपन कह सकते हैं कि जो जो जेन्युइन पर्सन है उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो ये उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है, ब्लॉक कर देंगे, सिम तो दूसरी नहीं, ये उस डिवाइस को भी ब्लॉक कर देंगे। और डिवाइस को ब्लॉक करने का तरीका, IMEI नंबर भी ब्लॉक हो जाएंगे। नंबर ब्लॉक हो गया, डिवाइस ब्लॉक हो गया, IMEI नंबर ब्लॉक हो गया। अब वो उसके लिए एक तरीके से रद्दी हो गया। तो ये वाला जो काम है, ये वाला काम अपने इससे चक्षु पोर्टल से किया जा सकता है। अननोन कॉल्स की शिकायत चक्षु पोर्टल पे अपन कर सकते हैं। कोई फ्रॉड कॉल आता है, ठीक है, वो उसकी भी अपन शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट, टैपकॉप हो गया, चक्षु हो गया, CER हो गया, सॉरी, रिपोर्ट सबसे सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल्स 30 दिन तक, 30 दिन में, ठीक है, ब्लॉक सिम और IMEI नंबर दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, चेक आई में, ये तो अलग से इन्फॉर्मेशन मैंने वैसे ही लिख दी थी। प्रेजेंट साइबर फ्रॉड, ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें अभी वर्तमान में कौन कौन से फ्रॉड चल रहे हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, दोबारा अपने मेरे को लगता है इसके बारे में डिस्कस करना ज़्यादा कोई बेनिफिशियल है नहीं। डिजिटल अरेस्ट देख लिया। जानकार बनकर कॉल, आजकल क्या है कि एक AI वॉइस का कॉन्सेप्ट चल रहा है अपने पास। इस तरीके का कॉल आता है कि वो ऐसा लगता है कि कोई अपना जानकार बोल रहा है, ठीक है। हो सकता है वो कोई मदर फादर की वॉइस वगैरह को अगर AI से अगर जनरेट करके अपने को फ़ोन कर दे, अपने को ये लगता है कि कोई जानकार है, कोई फैमिली मेम्बर है, और ये जानकार बन के जो कॉल कर रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं आजकल। फिर वो पैसे मंगाते हैं कि मेरे को आज भी ज़रूरत है, 10,000 रुपये भेज दो, 15,000, और ऐसे कई मेरे नॉन्स के साथ भी ऐसा हुआ है, और ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं ये वाली चीज़। जानकार बनकर कॉल है AI वॉइस के थ्रू, ठीक है। घर बैठे जॉब ऑफर, आजकल कई सारे फ़ोन आते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, 30,000 रुपये पर मंथ दे देंगे, 20,000। ये इस तरीके के सारे जो फ्रॉड मैसेज आते हैं घर बैठे, जो इस तरीके के जॉब ऑफर आते हैं, वो सारे फ्रॉड। ई चालान फ्रॉड, आजकल क्या ई चालान फ्रॉड भी चल रहा है। ई चालान मतलब आपके मोबाइल पे एक चालान, अब लगभग लगभग क्या है, व्हीकल जो ओनर है, सपोज करो उन्होंने 100 लोगों को मैसेज किया, उसमें से 20 अगर व्हीकल ओनर है तो उनको ये लगेगा 80, चलो 80 हो सकता है कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये मेरे काम का मैसेज नहीं है, क्योंकि उनके पास मान लो व्हीकल नहीं है, या फिर इस तरीके का। या 20 लोगों के पास भी अगर इस तरीके का मैसेज गया जिनके पास व्हीकल है और आज वो कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि 100% मेरा कहीं चालान कटा, ऑनलाइन कटा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे जो ई चालान है ना, ई चालान डॉट परिवहन, परिवहन, ये तो है देखो ओरिजिनल
जो वेबसाइट है अपने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये क्या करते हैं, इस डॉट को हटा देते हैं और एक सीधा एक इस तरीके का, मैंने आपको बताया डोमेन रजिस्टर्ड वाला, इस तरीके कोई एक फेक रजिस्टर करवा लेते हैं किसी भी लिंक को, और उसके बाद में वो उस लिंक से ये लोग क्या करते हैं, होता ई चालान परिवहन ही है, ठीक है, लेकिन वो उसमें क्या है, वो प्रॉपर जो एड्रेस होता है वो नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन या फिर टेम्परिंग होती है। अपने को ये लगता है कि ये रियल है, अपन जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उसमें बाकायदा लिखा आता है कि चालान नंबर दिस और इतने अमाउंट का चालान है, आज ये इस डेट को आपका ये कटा है, और अगर इसको आपको भरना है, आपको इसको चालान को भरना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक, जैसे अपन उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वो जो एक्सेस होता है अपने फ़ोन का, वो सारा का सारा साइबर क्रिमिनल के पास चला जाता है। उसके बाद फिर वही है जो इन्फॉर्मेशन चुराना एंड ऑल आगे की जो कार्रवाई हुई। तो ये वाला हो गया, ई चालान हो गया। एक स्पीड सेम टू सेम जो ई परिवहन वाला या फिर जो ई चालान परिवहन के साथ जो चीज़ है वो वो यहाँ पे स्पीड पोस्ट के मैसेज के फ्रॉड में हो रही है। उसमें अपने पास एक इस तरीके का मैसेज आता है कि एक आपका आर्टिकल है जो आपको डिलीवर करना था, लेकिन जो एड्रेस है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए इस लिंक के ऊपर एड्रेस कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करो, और जैसे अपन क्लिक करते हैं अपना जो एक्सेस होता है साइबर क्रिमिनल्स के पास चला जाता है, इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है, ब्लैकमेलिंग और फिर पैसों का फ्रॉड। नेक्स्ट क्या है, सिटीजन ऐप पर एफआईआर डाउनलोड। आजकल क्या है, एक फैसिलिटी दे रखी है कि कहीं पे भी कोई एफआईआर हो रखी है तो अपन सिटीजन ऐप से जाके उस एफआईआर को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसमें क्या नाम पता में अपने को पता चल जाएगा, मोबाइल नंबर पता चल जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम भी पता चल जाएगा। अब क्या होगा, अब इस पर्टिकुलर आदमी जिसके खिलाफ ये एफआईआर है, आईओ बनकर ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, कॉल करके बोलेगा कि पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, आपकी एफआईआर ये है, इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूँ, और इससे फिर क्या करेगा, वो अलग अलग डिमांड करेगा कि आपको मुकदमे से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना पैसा वैसा, वो फिर फ्रॉड होगा। ये भी आजकल इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। अननोन लिंक जो है, इसके बारे में तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया, काफ़ी देर हो गई अपने को। टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है और ये व्हाट्सअप मैसेजेस भी हो सकते हैं। डुप्लीकेट ई सिम भी आजकल एक फ्रॉड चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिव मेजर। ये देखो, सबसे पहले अगर किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी होता है, उसको तुरंत ही डायल 1930, ये साइबर हेल्पलाइन है, ये साइबर हेल्पलाइन है, ठीक है, ये साइबर हेल्पलाइन है, तुरंत इस पे कॉल किया जा सकता है। इसका क्या मैकेनिज्म है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ, ठीक है, अपन ने 1930 पे कॉल किया, 1930 पे कॉल किया, 1930 पे कॉल किया, तो वहाँ कोई फ़ोन उठाएगा, फ़ोन उठाने के बाद में वो अपन से पूछेगा कि आपकी क्या समस्या है, क्या शिकायत है। तो वो अपने को उसमें क्या है, जैसे मान लो कोई अपने अकाउंट से पैसा कट गया, या फिर अपने अकाउंट से किसी, या तो ओटीपी के सहित कट गया, या फिर अपने से किसी ने ओटीपी पूछ लिया जानकार बन के, या फिर बिना ओटीपी पैसा हट गया, तो तुरंत 1930 पे कॉल करना है। 1930 पे कॉल करने के बाद में अपने को जो इन्फॉर्मेशन देनी है उनको, एक तो मेनली अकाउंट नंबर की इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारा अकाउंट नंबर तो ये है, ठीक है, हमारा एड्रेस ये है, इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज है ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है, कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, और ट्रांजैक्शन का डेट और समय क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को उनको देनी होती है। उसके बाद में एक क्या होता है, एक कंप्लेंट आईडी जनरेट हो जाता है, कंप्लेंट आईडी, जिसको अपन एप्लीकेशन आईडी भी कह सकते हैं। कंप्लेंट आईडी जनरेट हो जाता है, अपने मोबाइल पे ये मिल जाता है। इसी बीच में क्या होता है, जैसे ये कंप्लेंट आईडी जनरेट होता है, अपनी कंप्लेंट दर्ज होती है, साथ के साथ ही यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं वो उसको एसपी ऑफिस, संबंधित एसपी ऑफिस को भेज देते हैं, और संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज देते हैं। जैसे ही पुलिस स्टेशन या एसपी ऑफिस में ये रिसीव होता है, एक कन्फर्मेशन मैसेज अपने पास भी आ जाता है, और जो पुलिस स्टेशन के पास से जो कंप्लेंट दर्ज होती है और अपने पास जो कन्फर्मेशन मैसेज आता है, उसमें पुलिस स्टेशन का एक अल्टरनेट नंबर भी आता है। हो सकता है अगर आप उस आसपास हो तो आप खुद जाके और उनसे बात कर सकते हो कि मैंने 1930 पे को कंप्लेंट करवाई थी और ये मेरा मेरा ये वाला इशू है। वो उस तरीके से फिर वो आगे की जो कार्रवाई है किस तरीके से रिजोल्व होगा, वो पुलिस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपने आप डील करेगा। उसके बाद में अगर मान लो आप वहाँ से चले गए, हो सकता है कि आप जिस पुलिस स्टेशन के जो क्षेत्राधिकारी या जुरिडिक्शन में आते हो वहाँ पे आज नहीं हो, तो एक अल्टरनेट नंबर होता है, फ़ोन करके भी उनको वो सारी बात बता सकते हो। जो कंप्लेंट है वो तो उनके पास रिसीव हो ही गई है, उसके अलावा भी आप उनको फ़ोन करके वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको बता सकते हो। तो इस तरीके से करके 1930 काम करता है। और फिर अगर जितना जल्दी आप कॉल करोगे 1930 पे, तो इसमें क्या होता है देखो,
मैं आपको और बताता हूँ। इसमें अगर 1930 पे आप सपोज करो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपके कोई अकाउंट से पैसे निकल गए या कुछ इस तरीके का हुआ, तो जितना जल्दी कॉल करेंगे तो उतना जल्दी क्या करेंगे, जो ये 1930 वाले जो एग्जीक्यूटिव है, जो साइबर जो देख रहे हैं, साइबर पोर्टल देख रहे हैं, वो तुरंत ही उस अकाउंट में 2 कार्रवाइयां करेंगे, 2 एक्शन लेंगे। एक एक्शन तो क्या लेंगे, होल्ड कर देंगे इसको, अमाउंट को, या तो अमाउंट को होल्ड कर देंगे, या फिर क्या करेंगे वो अगर उनको ये आभास हो जाता है या उनको ये आश्वस्त हो जाता है कि ये जो अकाउंट है इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पैसे फ्रॉड के गए हैं या फिर बहुत सारे ट्रांजैक्शन आज की डेट में हुए हैं, तो वो उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक भी कर देंगे। अब क्या करेगा जो साइबर क्रिमिनल है, मेनली क्या होता है, साइबर क्राइम करने वाले क्या करते हैं, जैसे ही वो अमाउंट आता है, आते के साथ ही एटीएम पे जाते हैं और पैसा निकलवा लेते हैं, मैनुअल पैसा निकलवा देते हैं, ठीक है। और जैसे ही पैसा निकलवा लेते हैं उसके बाद में अपने पास ज़्यादा कुछ होता नहीं। फिर उसके बाद वही है, उस एटीएम का सीसीटीवी फुटेज देखो, कहाँ से पैसा निकला है, फिर वो देखो, उसके बाद फिर उसको क्रिमिनल को ट्रैक करो, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो बात की बात है। तो इसमें क्या होता है, पैसा अपना होल्ड हो जाएगा और या फिर जो अकाउंट है उसका वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर होल्ड हुआ है तो तय समय के बाद में, जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होएगी, उसके बाद में ये पैसा अपने अकाउंट में वापस रिक्रेडिट हो जाएगा, रिक्रेडिट। और होता है ये, बिल्कुल होता है, मैं बता रहा हूँ, होता है, ये खूब हो रहा है, रिक्रेडिट खूब हो रहा है आजकल। जो अपन धीरे धीरे अपन अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और पैसा वापस भी क्रेडिट हो रहा है ये। और अगर ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद में अगर पैसा गया है तो वो भी रिक्रेडिट होगा अपना। तो ये 1930 की पूरी चीज़ है। इसमें क्या, अगर अपन 72 आवर्स तक अगर कर दें, ठीक है, वैसे तो बहुत जल्दी से जल्दी करना है, एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन 72 आवर्स तक कर देनी चाहिए अपने को यहाँ पे कंप्लेन। और अगर 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया, अपने को नहीं पता चला, मैसेज नहीं आया डेबिटेड का, तो फिर उसके बाद में एक साइबर क्राइम .gov.in एक पोर्टल बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पर भी अपन जाके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। cybercrime.gov.in एक पोर्टल बना हुआ है, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, वो वहाँ पे अपन जाके एक शिकायत और दर्ज करवा सकते हैं अगर अपने 72 घंटे तक अपने को नहीं पता चला है तो। नेक्स्ट, ये हो गया। अब देखो साइबर क्राइम से बचने के लिए खुद अपन क्या क्या कर सकते हैं। एक तो 1930 पे कॉल कर लिया, अपन ने देख लिया। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा जो अननोन जो लिंक होते हैं ना, उन पे क्लिक नहीं करना, अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना। सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है उनको हमेशा रखना है प्राइवेट, उनको क्या रखना है, प्राइवेट। तीसरी चीज, अननोन जो ऐप इंस्टॉलेशन है उसको अपने मोबाइल में जाके ऑफ कर दो, ठीक है। जो अननोन जो एप्लीकेशन है वो अपने आप जो इंस्टॉल हो जाती है, उनको अपने को ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर आप कभी कोई ऐप डाउनलोड भी करेंगे तो अपने से परमिशन मांगेगा कि आप ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ठीक है। चौथी चीज, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है, अपने जैसे ईमेल आईडी है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने ईमेल अकाउंट को या तो 2 ईमेल अकाउंट को जोड़ लो उसके साथ, या फिर मेल और फ़ोन नंबर को जोड़ लो। जब अगर कोई व्यक्ति अगर आपके मेल के साथ छेड़छाड़ करेगा तो फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, या फिर दूसरे मेल पे मैसेज आ जाएगा, या फिर अगर कोई यूज़र किसी डिवाइस पे भी अगर कोई लॉगिन कर रहा है तो भी आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका ये अकाउंट है, इस जैसे क्रोम है या फिर इस तरीके का, उस पे ये लॉगिन हो रहा है, तो ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आज कर लेना। नेक्स्ट क्या है, एम आधार। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट और है। कई बार क्या होता है कि ये जो आजकल जो ई सिम चल रहा है, डुप्लीकेट ई सिम, ये बहुत आजकल स्कैम चल रहा है इस तरीके का। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो आप कहीं ई सिम लेने गए, तो कई बार तो क्या होता है, जियो वगैरह इनमें जो मैसेज वगैरह आ जाता है, कई इस तरीके के सब्सक्राइबर्स में मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैसेज नहीं आता तो अब अपने को तो नहीं पता चलेगा कि मैसेज ई सिम जनरेट हुई है कि नहीं हुई, लेकिन वो हो जाती है, और वहाँ कोई ना कोई इस तरीके का क्रिमिनल होता है, या फिर जो हो सकता है जो ई सिम जनरेट कर रहा है वो कुछ इस तरीके का कोई बेईमानी पूर्वक काम कर ले। तो वो क्या, ई सिम जनरेशन वाला फ्रॉड है वो भी होता है आजकल। तो उसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, एक एम आधार जो एक ऐप है, एम आधार एक ऐप है, वो गूगल प्ले स्टोर पे है, ऑथोराइज है। उसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में उस पर एक ऑप्शन होता है बायोमेट्रिक ऑप्शन, उसको आप लॉक कर दो। दोबारा सुनो, एम आधार डाउनलोड करो, ठीक है। एम आधार डाउनलोड करने के बाद में उसमें एक ऑप्शन होता है बायोमेट्रिक लॉक का, अपना बायोमेट्रिक लॉक कर दो। अब ये है कि जब आप खुद भी अपना फिंगरप्रिंट लगाओगे ना तो वो मान्य नहीं होगा, उसमें भी आपको फिर अनलॉक करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपकी परमिशन के बिना किसी भी तरीके का कोई फिंगरप्रिंट फ्रॉड या फिर इस तरीके का नहीं कर सकता, अगर आपने एम आधार लॉक कर दिया। तो ये वाला एक चीज़ अपन कर सकते हैं।
उसमें अपने को पता रहेगा कि अपना फिंगरप्रिंट कहाँ लग रहा है। अपने को लगाना है तो अनलॉक कर देंगे, नहीं लगना या फिर कोई इस तरह का फ्रॉड होने के चांसेज है तो अपन लॉक रखेंगे उसको। ये चीज़ हो गई। टैफ कोप अपने डिस्कस कर ही लिया था, टैफ कोप डिस्कस कर लिया अपन ने। इसके अलावा CEIR भी डिस्कस कर लिया। सिटीजन राजकोप आजकल ये एक देखो बहुत ही अच्छा इनोवेशन है राजस्थान पुलिस का, राजस्थान पुलिस का है सिटीजन राजकोप ऐप। ठीक है, अभी हाल ही में एक कोई एक घटना हुई थी जिसमें कोई एक लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा था, उसने तुरंत ये राजकोप सिटीजन ऐप था उस पर क्लिक किया और तुरंत ही पुलिस 2-3-4 मिनट में ही पुलिस की सहायता मिली थी। यहाँ देखो ये सिटीजन जो राजकोप ऐप है ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। इसमें क्या होता है, इसमें एक नीड हेल्प का एक ऑप्शन होता है, नीड हेल्प का। इसमें देखो ये वैसे तो ये बहुत सारे काम करता है जैसे किराएदारों का सत्यापन वगैरह, और कोई किस तरह अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई भी नागरिक, कोई महिलाओं की ज़रूरत नहीं है, कोई महिला हो, कोई भी नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, चाइल्ड बच्चों की हेल्पलाइन भी 1098 हेल्पलाइन है। तो अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में है कोई भी नागरिक, तो यहाँ से जाके नीड हेल्प वाले बटन पे क्लिक कर सकता है और उसको तुरंत सहायता मिलेगी। उसमें क्या होगा, ये सीधा कंट्रोल रूम के साथ ये मतलब कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अपन नीड हेल्प करेंगे कंट्रोल रूम के पास ये मैसेज जाएगा, कंट्रोल रूम उसकी लोकेशन देख लेगा और नज़दीकी जो भी कोई PCR है या फिर कोई पुलिस की वैन है वो तुरंत उस जगह पे पहुंच जाएगी और उसको हेल्प मिल जाएगी। और इस तरीके का ये अभी एग्जीक्यूट भी हुआ था कुछ समय पहले। तो ये एक चीज़ अपन कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन 1090 है और चाइल्ड हेल्पलाइन चाइल्ड है जो हेल्पलाइन है वो 1098 है और साइबर हेल्पलाइन है वो 1930 है। ये वाली चीज़ हो गई। अब और कुछ बचा है क्या? ये हो गया अपना साइबर क्राइम, ये हो गया अपना साइबर क्राइम। चलो ठीक है, तो ये आज अपने सबसे पहले जो क्लास में अपन ने IT एक्ट था उसको उसका रिवीजन किया और उसके बाद में फिर अपन ने साइबर क्राइम से कितने प्रकार के साइबर क्राइम है वो अपन ने डिस्कस किए और उनके प्रिवेंटिव में जैसे गवर्नमेंट के स्तर पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए। अपन खुद क्या प्रयास कर सकते हैं अपने साइबर जो क्राइम है उनसे बचने के लिए वो अपन ने डिस्कस कर लिए और वर्तमान समय में किस तरीके के साइबर क्राइम से जो चल रहे हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन थोड़ी देर गैप लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर अपन पढ़ते हैं IPR पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो थैंक यू, आपने पेशेंस बनाए रखा, काफ़ी लंबी क्लास हो गई। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे IPR।